आप सभी का स्वागत है मित्रों स्टडी सर्कल पाठशाला में मैं रविंद्र पटवाल हूँ और हमारे बातचीत के क्रम में सत्येंद्र जी हैं, जलेश्वर जी, सुरेश जी और इरफान जी शामिल हैं। अभी हम लोग बातचीत की पहल में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्शन लेसन्स। क्या अभी जो हाल के मार्च में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं राज्यों के और इसमें एक अगर ये कहें कि जिसमें कि 4 राज्यों पे पहले से ही भाजपा का शासन था और एक पर कांग्रेस पंजाब पर कांग्रेस का शासन था और जो जनरल परसेप्शन था उसमें उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से बंगाल और बीच में इस पूरे के दौरान जिस तरह के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है कोविड-19 से उपजी हुई समस्याओं के कारण बहुत भारी संख्या में लोगों की मौतें हुई, ऑक्सीजन से लेकर सुविधाओं, लोगों के बीच में शिक्षा और नौकरियों का खात्मे के साथ और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एक खास तरह का एक मॉडल का शासन हुआ था जिसको कि योगी ने बाद में उसको सिंबलाइज किया बुलडोजर राज के रूप में। तो कहीं न कहीं से एक पूरा एक और अगर अगर हम देखें कि जब इलेक्शन की जैसे ही घोषणा होती है, घोषणा के साथ ही एक ऐसा सीन बनता है जिसमें कि शुरुआत में ज़रूर भाजपा की ओर से बड़े-बड़े रैलियाँ जो कि सरकारी रैलियाँ थी उसको कह सकते हैं और उसमें कार्यक्रम किए गए। लेकिन उसके अलावा जब विपक्ष की ओर से रैलियाँ निकलती हैं और शुरुआत होती है तो पूरा एक हुजूम-सा दिखता है और ऐसा लगता है कि पूरी चीज़ें जो हैं लोगों जनता वेट कर रही थी ऐसा लगता था कि और ये वेट जो जनता ही लड़ रही है चुनाव और एक हुजूम-सा दिखा जो कि कई मायनों में कहें तो बिहार से भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के चाहे उसमें बात से ले लीजिए चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर छात्रों की ओर से और बाद में गाय के मुद्दों पे नीचे मुखर होने लगी इवन कि प्रियंका गांधी की जो वो अभी शुरुआत ही कर रही थी बनारस में उनकी एक भूतपूर्व रैली हुई थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखने में और सोशल मीडिया के जो दूसरे भी नए-नए जो कैंपेन करने के जो वेबसाइट बनाकर जो काम करने वाले पत्रकार हैं और जिनकी एक अहम भूमिका हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखी थी। मतलब हमारे लिए कम से कम जो हिंदी भाषी और अंग्रेजी की उसमें कहा जाए, वहाँ पे बंगाल में उसका कितना असर हुआ हमें नहीं मालूम। लेकिन उसका जो है एक ऑडियो यहाँ पे दिखा और हमने देखा कि उसका वहाँ पे इतने हाई पिच्ड बैटल हुआ, तो उसमें जो है किस तरह से सफलता मिली। लग रहा था कि जो है जिस तरह से 18 सांसदों को और 22 टीएमसी के थे, तो भाजपा का एक स्पष्ट इस बार जो है जीत जाएगी। जिस तरह त्रिपुरा में उनके पास कुछ भी संख्या ना होने के बावजूद भी उन्होंने सरकार बना ली थी अपने बल पर, तो उसी तरह से लगा कि ये कहीं इनकी इलेक्शन मशीनरी, धन और उसका जो है एक कंसिडर्ड एफर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे मतलब उन सब चीज़ों के दावों के बावजूद भी जो पोल एग्ज़िट एग्ज़िट पोल का जो पूर्वानुमान था करीब-करीब उसी के आधार पर यहाँ पे रिज़ल्ट जो है देखने को मिला है और हालाँकि इसमें कई एबेरेशन हैं, कुछ चीज़ों में आखिरी उसमें जो है देखने को मिला कि मतपत्रों से लेके बाकी चीज़ों में गड़बड़ियाँ की गई या पाई गई। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये अगर जबकि खुद जो है सपा की ओर से कहा ही पहले ही घोषणा की जाती थी कि 10,000 से ऊपर का ही आपको जो है मार्जिन लेके चुनाव जीतना पड़ेगा और इतना मान रहे थे कि ये सब चीज़ों का सरकार में होने के कारण इसका फ़ायदा उठाएँगे। फिर भी लेकिन जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों ने कहीं न कहीं से एक जो है एक सवाल जो है उसको सोचने के लिए वश किया है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि जो जो मेरी समझ से जिसके बारे में हमको सवाल जो कुरेद रहे हैं, जो प्रश्न हैं, जिसको जानना है कि 39% मत प्रतिशत थे पिछले उसमें 2017 में, वो बढ़कर जो है 2% और बढ़ गए भाजपा के और ये 22% के साथ 32% पे पहुँचे, 10% की भी छलांग लगाई, लेकिन वो बहुत ही नाकाफ़ी थी उनको आगे मतलब स्वीप करने के लिए। कम से कम उसके लिए 37-38% का जब आपके पास होता, तब वो 42 से घटकर 35-36 तक आते। तो आप एक जो है इवन या कहिए कि तब आपके पास उसका सहारा होता कि आप उनको कर जाते ओवरलैप। ये क्यों नहीं हो पाया जबकि विज़ुअली इतना शानदार तरीके का जो है विपक्ष का प्रदर्शन दिख रहा था, जो कि इसलिए भी ज़्यादा दिख रहा था कि इसमें विपक्ष का अपना कैडर के बजाय
जनता की जो भागीदारी थी, इवन कि मुझे लगता है कि शायद यहाँ ही चर्चा हो रही थी या कोई और चर्चा कर रहे थे कि जो अपने स्वामी अंकलेश्वर अय्यर हैं, उन्होंने भी जो है कवर किया था ईस्टर्न यूपी में एंड ही उन्होंने भी कंक्लूड किया था कि जो है इसमें उन्होंने दोनों तीनों रैलियां देखी थी, सपा की भी और मोदी की भी और योगी की भी, और उन्होंने अनुमान लगाया था कि जिस तरह से सपा के उसमें उत्साह था, नारेबाजी जिस तरह से हो रही थी, भीड़ जिस तरह का धूल बिखरता था, और मोदी की सभाओं में एक मतलब कि उनके अपने कुछ कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों की बिल्कुल भागीदारी एकदम शांत, और उसमें कोई उत्साह की कमी जो दिखती थी, उससे जो एक अनुमान लगाया, और योगी में तो संख्या भी बहुत कम होती थी, तो उससे उनका मानना था कि इसमें कहीं न कहीं जो है काफ़ी जो है लगता है कि जीत जाएँगे। लेकिन परिणाम उसके उलट आए हैं। तो उसमें जैसे कि 2 चीज़ें कही जा रही हैं कि शहरों में और व्यापक स्तर पर पुलिस प्रशासन जो बेसिकली स्टेट का जो है का लॉ एंड ऑर्डर को जो है लेकर लोगों में एक अमन चैन की स्थिति रही। उनका कहना था कि पिछले शासन में अखिलेश यादव के कार्यकाल में गुंडागर्दी बहुत थी, माफिया का राज बहुत था, और कम से कम और कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये भी अगर अमन चैन रहता है तो काफ़ी कुछ जो है, तो एक पक्ष वो क्या है, और दूसरा कहा जाता है लाभार्थी, एक नया शब्द आया है। हालाँकि ये पहले से भी था, लेकिन उसको एक फ्रेज़ दिया गया है लाभार्थी का, और वो लाभार्थी किन-किन रूपों में था, कैसे था? अभी मेरी बरेली में एक मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि वो लोग बूथ पे थे, और उसमें जो गरीब महिलाएँ थीं, वो लोग आ रही थीं, और उनका कहना था कि नमक खाया है हमने मोदी का, तो नमक का हक तो अदा ही करना पड़ेगा। हालाँकि जो मध्य वर्ग था, चाहे वो पिछड़ा था या अपर कास्ट में भी था, वो कहीं न कहीं से नाराज़ था। तो वो कितना बड़ा वर्ग था, और उसने एक साइलेंट, एक तरह से कहा जाए रिवॉल्यूशन कैसे किया, और वो उसकी आकांक्षा क्या अब कुछ भी छोटी-मोटी नौकरी या अपना काम-धंधा की बजाय वो एक इस डिसमिल हालत में पहुँच चुका है कि उसके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची है, और उसके पास सरकार के जो स्कीम्स हैं, उसके अलावा उसके पास कोई आसरा नहीं है, और उसको लगता है कि भाजपा ही जो है वो काम कर रही है, और भाजपा उसके लिए कल्याणकारी काम कर रही है। जो कभी इंदिरा गांधी, जैसे हम लोग कल बात करते सत्येंद्र जी करते, वो काम जो है आज का रोल जो है मोदी ने ग्रहण कर लिया है, उस रूप में देखते हैं, तो इस हद तक पहुँच चुकी हैं, तो क्या वहाँ तक जो पहुँचने की बात थी और ऊपर-ऊपर से ही जो है काम किया गया, एक कारण वो रहा है। तो इसके बा और फिर दूसरा ये है कि और दूसरा पंजाब। पंजाब का केस, बाकी गोवा और बाकी चीज़ों को तो हम लोगों को पता ही है कि कहीं न कहीं से वहाँ छोटे राज्य हैं, केंद्र पर निर्भरता के अलावा वहाँ पर कई जगहों पे इतने कम मतों का चीज़ें हैं कि वो चीज़ें प्रभावित होती हैं, काफ़ी उसके दूसरे फैक्टर हैं। लेकिन जहाँ पर जो चेंज करने वाले, बदलाव वाले जो संकेत देते हैं, वो ये पंजाब और उत्तर प्रदेश के ही चुनाव हैं। पंजाब में एक स्वीपिंग जो है मतदान हुआ है, और उसमें भी कॉम्बिनेशन देखते हैं तो लगता है कि चन्नी भले ही बना दिए हों कांग्रेस की ओर से एक दलित मुख्यमंत्री के रूप में ऑप्शन देकर अपने को, एक इमेज चेंज करने से लेकर दलितों का वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने दिया। लेकिन कहीं न कहीं से आम आदमी पार्टी ने एक पहले से ही उसकी तैयारी और उसको अपने तरफ करने का, जैसे कि पहले सबसे पहले शायद उन्होंने उप मुख्यमंत्री के लिए एक बात रखी थी, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री ही बना दिया। लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने उस आइडिया को दिया था, जैसे कि मैं केजरीवाल के एक भाषण को सुन रहा था, तो ही वाज़ सेइंग कि अम्बेडकर का सपना था कि जो है हाँ, कि अगर आपको शक्ति मतलब संपन्न बनना है, अधिकार संपन्न प्राप्त होना है, तो सबसे पहले शिक्षा आपका अधिकार है। शिक्षा का जो है आपको हासिल करना पड़ेगा, और शिक्षित बनना पड़ेगा। और मैं सरकारी स्कूल जिस तरह के वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के बना रहा हूँ, जो मैंने दिल्ली में कोशिश की है, मैं वो बनाऊँगा। तो उसका सपना जो साकार करना है अम्बेडकर का, वो सपना केजरीवाल साकार करेगा। तो ये विजिबली जो है उसको इको कर रहा था कि बाकी लोग तो बातें करते हैं। मोदी जी ने 2015 में इसकी शुरुआत करी, और वो स्मारक बनवाए, और मध्य प्रदेश में महू में किया। लेकिन वो सब एक लिप सर्विस है, और आई एम डूइंग दैट जॉब, और मैं वो काम को पंजाब में अंजाम दूँगा। तो वो एक दिल में बैठ जाने वाली बात थी, और उसको अगर उन्होंने प्रचार किया है और अभियान चलाया है, उसका असर निश्चित रूप से पड़ा होगा, जिसको कि हम लोग यहाँ से देख नहीं पाए। लेकिन अंदर एक अंडर करंट चल रही थी उसकी, एक
काफ़ी, जिसको कि कई पर्यवेक्षक बोल रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आम आदमी पार्टी का इतनी लहर चल रही है। कई लोगों का जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने बताया था कि 10 लोगों से पूछते थे तो 8 लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी को। लेकिन बाहर से ऐसा देखने में नहीं लग रहा था। तो इन सब विषयों पे हम सबसे पहले चाहेंगे कि सत्येंद्र जी अपनी एक इनसाइट रख लें और उनको वैसे हम लोग कोशिश यही करेंगे कि 7:30 तक हम इस काम को इस बातचीत को हम लोग खत्म कर लें। फिर भी आप इसकी शुरुआत करें, फिर आवश्यक इनपुट के साथ जलेश्वर जी, सुरेश जी इस पे और इरफान जी अपने सवाल और अपने प्रश्न भी रखें उसमें। जी सत्येंद्र जी, स्वागत है। हाँ, मैं सत्येंद्र हूँ, एक पेशे से पत्रकार हूँ। देखिए, आपने जो सवाल उठाया उसमें मेरी सिर्फ़ ये गुज़ारिश है कि पंजाब और बाकी स्टेट्स को अलग करके देखना चाहिए। पंजाब जो है वो अभी तक टिल डेट भारतीय जनता पार्टी का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है। वो बीजेपी के प्रभाव क्षेत्र का इलाका नहीं है, अभी तक। लेकिन इस चुनाव से ऐसा लगता है कि वहाँ पर बीजेपी के लिए भी रास्ता खुल गया है, क्योंकि अगर एक बार जो सिख आइडेंटिटी पे बना हुआ जो स्टेट था और वहाँ पर अकाली पार्टी उन आकांक्षाओं को वो रिप्रेजेंट करती थी, और उसका मुकाबला जो दूसरी पार्टी थी नेशनल जो होती थी, आज भी वो नेशनल है लेकिन नेशनल पर वो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, पंजाब कांग्रेस उसके साथ रहता था। लेकिन इस बार वहाँ पर एक ऐसी पार्टी ने जो सिख ठीक है, उसने एक सिख को ही अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया था, लेकिन वो एक तो 2 चीज़ें उसमें गौर करने की है कि एक तो उसने पंजाब में जाने के बाद हिंदुओं के मन में भय है, यह सवाल केजरीवाल और लेकर फिर वहाँ पर बहुत आलोचना भी हुई, वो कम्युनलाइज कर रहे हैं वहाँ के चुनाव को। तो एक तो यह बात है कि वहाँ पर उन्होंने जो पंजाब में एक अलग सिचुएशन था, और अभी फ्यूचर में क्या होगा हम लोग नहीं जानते हैं, भविष्य में क्या होगा। चूँकि इस बार सिख आइडेंटिटी का प्रश्न गौण हो गया, वो एक बैकग्राउंड में चला गया, और जो दूसरे मुद्दे थे, जो आप कह रहे थे स्कूल, कॉलेज, ये सब चीज़ें मुझे नहीं, ये सब मुझे लगता है बहुत माइनर चीज़ें थी। जो मेन चीज़ था, जो जितना हमने चीज़ों को देखा और सुना है, जितना मीडिया से हासिल किया है, वो तो यही था कि अकाली कांग्रेस सबको देख चुका, एक बार इनको देना है मौका। और चूँकि इनका बेस 2014 में ही इनको मिली थी, तो उनको जो एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ पर महत्वपूर्ण था। यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पर भी आमीन जी आते थे, आजकल बहुत दिनों से नहीं आए हैं, नौजवान हैं। उन्होंने जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद 1-2 दिन के बाद उन्होंने इस जगह पे कहा था कि मैं पंजाब में मैं मुझे तो बहुत से लोग आम आदमी पार्टी का ही बात कह रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस बार अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसी जगह उन्होंने, इसी चेतना मंच में उन्होंने ये बात कही थी। जो पहले वो किसान वगैरह आंदोलन वगैरह की भी खबर लेके आते थे, आप लोगों को याद होगा। तो वो बात बिगिनिंग से ही लोगों के दिमाग में आ गई थी, और कांग्रेस के भीतर जो हालात थे, एक चीफ मिनिस्टर को 4.5 साल रहने दिया, फिर उसको हटा दिया, फिर कांग्रेस पार्टी ही अपनी पुरानी सरकार को डिनाउंस करने लगी, उसके खिलाफ बोलने लगी। यानी जब वो बोल रहे थे तो अपने 4.5 की ही निंदा कर रहे थे। फिर उन्होंने एक, जैसा कि सुरेश जी ने कहा था, हालांकि हम लोगों को ये बात नहीं कहनी चाहिए इस रूप में कॉमेडियन वाली बात, कि किसी को भी अधिकार है पॉलिटिक्स में आने का, और कोई कॉमेडी है, लेकिन फिर भी जो आपकी छवि होती है वो होती है। तो सिद्धू ने क्रिकेटर से कॉमेडियन की अपनी यात्रा की थी, और बाद में एक ऐसे पर्सन के रूप में उसकी छवि है कि उसका कोई भी लॉयल्टी नहीं है, उसकी कोई लॉयल्टी नहीं है, वो बाचाल है, बदजुबान है, तमाम चीज़ें उसके साथ जुड़ी हैं, और उसका पूरा दावा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनने पर था। बना भी दिया गया तो वो खुद तो नहीं बोला, लेकिन 2-3 बार आकर पब्लिक, ये बहुत गलत फैसला हुआ है,
अब अगर उसकी वाइफ़ कुछ बोल रही है, अगर उसकी वाइफ़ कुछ बोल रही तो ये तो उसका मतलब तो यही समझा जाएगा कि ये बात सिद्धू की तरफ से ही कही जा रही है। सिद्धू की तरफ से ही कही जा रही है। तो ये सारे कन्फ्यूज़न थे और इसके आपका नेटवर्क बार-बार कम वो अच्छा। अब तो ये बिल्कुल सारे नहीं आ रहा है। कन्फ्यूज़न के बीच में अभी आ रही है? हेलो? हाँ, अब ठीक है। अभी आ रही है? हाँ, अब ठीक तो है। पीछे से लेकिन बैकग्राउंड से ये शोर भी आ सारे रहा है। कन्फ्यूज़न वो एक्चुअली मैं थोड़ा-सा बाहर हूँ। मैं चलिए मैं कोशिश करता हूँ दूसरी जगह जाने के लिए। मैं यहाँ से हट रहा हूँ। तो ये बातें वहाँ पर ऐसी थी जिसमें कि वो कांग्रेस एक बहुत ही बिखरी हुई दिशा और एक पार्टी के रूप में वहाँ पर मौजूद थी चुनाव के समय में। उसका एक ही चीज जो जिस पर लोगों ने उम्मीद जोड़ी थी वो था दलित कार्ड कि दलित की मिनिस्टर को उन्होंने रखा है तो शायद इस पर जो 1/3 मतदाता दलित हैं वो गोरबंद हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। ऐसा कभी भी होता नहीं है कि सभी अ, लोग बहुजन समाज पार्टी को भी 100% दलित वोट देते थे। ऐसा कभी होता नहीं था। बहुत लार्ज ज्यादा संख्या में देते थे, ये होता था। तो यह कुल मिलाकर वो सिचुएशन था। और पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हमको लगता है कि ज्यादा कारगर हुआ। और अगर ये एक बार हुआ है तो आगे चलकर जो बीजेपी के लिए जो कि हिंदू हिंदू एक्सपेक्टेशंस या हिंदू जो फियर हिंदुओं का जो भय है उसको भुनाने में ज्यादा सक्षम और कारगर पार्टी है तो उसके लिए भी रास्ता खुल सकता है। और जो फैक्टर बाकी जगहों पर उसके लिए काम करते रहे हैं तो इसलिए पंजाब को हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। असल सब पंजाब में क्या क्या पॉलिटिकल उसका ट्रेंड वहाँ एमर्ज करेगा ये बाद में अभी हम लोग समझेंगे। लेकिन जो बाकी 4 राज्य थे वो 4 राज्य वो हैं जो जिस बीजेपी का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मुकाबला जिनसे भी था। 3 जगह तो कांग्रेस से ही था मेनली। और एक जगह जो था कांग्रेस वहाँ साइड प्लेयर थी। मुख्य मुकाबला जो था वो समाजवादी पार्टी के साथ में था और समाजवादी पार्टी ने एक गठबंधन बनाया और मेरे ख्याल से उसने ठीक ही टक्कर दिया। उसने अपने वोट परसेंटेज को भी बढ़ाया और सीटें भी बढ़ाई। ये बात यहाँ तक ठीक है। लेकिन वो जो बात आप लोग बार बार कहते हैं कि जनता लड़ रही थी तो इस बात को एक्सेप्ट करते हुए आंशिक रूप से ये कहा माना जाएगा कि जनता के मतलब मेरे जैसे लोग आपके जैसे लोग जो इस राज्य से मुक्ति चाहते थे वो विलिंगली और अनविलिंगली चाहते हुए या न चाहते हुए वो समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द गोलबंद हुए और उन्होंने अपना वोट उनको दिया जिसकी वजह से वो 22 से बढ़कर 30 के ऊपर गई। और उसमें कुछ जो मुस्लिम मतदाताओं का जो एक गोलबंदी हुई जिसका कि जिक्र बाद में मायावती ने किया वो बात मेरे ख्याल से सच है कि इस बार मुस्लिम मतदाताओं ने बीएसपी को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। और वो पूरी तरह का मतलब 70-80% या मोर देन 80% उन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट दिया। तो इस रूप में उनकी सीटें और वोट बढ़ी। लेकिन वो इतना नहीं था कि वो बीजेपी को हरा दें। अब बीजेपी यह जो रहस्य की बात की जा रही है कि उसका वोट कैसे बढ़ गया वो उनका 40% का बेस तो था ही। उनका 40% उन्होंने 14 के लोकसभा चुनाव में हासिल किया, 17 में मेंटेन किया, 19 में उनका वोट 50% करीब हो गया। तो अगर आप 19 से तुलना करें तो उनका वोट तकरीबन 8% घटा है जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का फर्क है। और यही बात असल क्रक्स यहीं पर है कि और यही बात जब पहले यहाँ चर्चा होती थी और मैंने ये बात अपने 2 लेखों में भी इस दरमियान लिखी कि असल सवाल ये है कि जो बीजेपी का
वोट बैंक है उसमें सेंध लगी है। और यह बात सभी राज्यों में, ये जो 4 राज्य हैं, वहाँ ये देखने की बात थोड़ी बहुत लगी है। जैसे कि उत्तराखंड में ये देखने को मिला कि वो 47 था, 47 से घट के वो 43 पर आ गए। गोवा में मेरे ख्याल से कोई खास फर्क पड़ा नहीं, बल्कि कांग्रेस का वोट 28 से घटकर 23% पे आ गया। मणिपुर का अभी हमने तो ठीक से देखा नहीं है, तो वहाँ का अभी कहने की स्थिति नहीं है। ये यही तो सवाल है। असल सवाल ये है कि जो देश में 2014 के बाद अपना जो वोट बैंक बनाया है, जो जिन लोगों को गोलबंद किया है, वो गोलबंद हैं। और ये ट्रेंड अक्रॉस द स्टेट्स है, उन तमाम स्टेट्स में जहां जिनको हम लोग उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस समझते हैं। एक स्टेट मुझे ठीक से याद है, और शायद छत्तीसगढ़ है, मुझे कोई कह रहा था, मैं उसको अभी तक चेक नहीं कर पाया। ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहां उनके जहां वो चुनावों में वो 1/3 से कम वोट उनको मिला। अदरवाइज कहीं भी कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर 14 के बाद उनको 1/3 से कम वोट मिला हो। अब ये 1/3 कौन लोग, ये आइडेंटिफाई करने की बात, आइडेंटिफाई करने की बात। अगर आप इसे देखें, बीजेपी का वोट बैंक बना कैसे, आप थोड़े से इतिहास में लौटना पड़ेगा। हम लोगों को लौटना पड़ेगा 90s में। हम लोग सभी, यह बात बार बार कही जाती है कि 1984 में जब चुनाव हुआ था, जब इनको सिर्फ 2 सीटें मिली थी, 6 या 7 पता नहीं कितना परसेंट वोट था, लेकिन वो 10% से कम था, और ये पूरे देश में इनका सफाया हो गया था। तो ये 1984 की स्थिति थी। लेकिन 84 के बाद 89 में ये 2 से 89 सीट पे आ गए, 87 सीटें इनकी बढ़ी। और 90 के बाद तो इन्होंने मुड़कर नहीं देखा। सिर्फ 2009 में जब इनको 2004 से कम सीटें और कम वोट मिले, जो एक एक्सेप्शनल इलेक्शन था, जिसमें कि कांग्रेस को अचानक 206 सीटें मिल गई थी। तो उसके ये कौन लोग हैं, और बीजेपी को वोट देते हैं और क्यों देते हैं? जो आप देखिए 1980 के दशक में क्या हुआ। 84 में जो कांग्रेस पार्टी को 416 लोकसभा की सीटें मिली, 416 रिकॉर्ड, जो नेहरू को भी नहीं मिली थी, इंदिरा गांधी को भी नहीं मिली थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये जो राजीव गांधी का लीडरशिप आई, उनको मिली 416 सीट, 49% वोट नेशनल, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। 49 थोड़ा कम हो सकता है, 48 हो सकता है। लेकिन यह वोट जो था, असल सवाल यहाँ से सोचने का है कि क्या ये वो वोट है जो कांग्रेस को पहले मिलता था, या कुछ इस बीच बदल गया। अगर हम लोग गौर करें तो ये देखेंगे कि इस बीच बदल ये गया था कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स का जो एक पहलू था, सेकुलरिज्म, उनके जो 3 चीजें होती थी उनके पोस्टर्स पर, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट, उसमें उन्होंने सेकुलरिज्म का एलिमेंट छोड़ दिया था। 84 का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से हिंदू भावनाओं को उभारते हुए लड़ा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, क्योंकि सिख ने हत्या की थी, और सिखों को लेकर उस समय जो लोग, उस समय मेरे ख्याल से रविंद्र जी, सुरेश जी, इरफान जी, सबको याद होगा कि उस समय सिखों के खिलाफ कैसा एक जहरीला माहौल देश में बना था, ये सबको याद होगा। तो उस जहरीले माहौल के बीच में उस माहौल को कांग्रेस करने की कोशिश नहीं की, उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश। और नतीजा ये हुआ कि जो बीजेपी का जो वोट होता था, आरएस बीजेपी का जो, वो एन कांग्रेस की शिफ्ट कर गया था, और इसीलिए वो 2 पे पहुंच गए और ये 416 पे पहुंच गए। ये कहानी थी उसकी। और लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हुआ
कि जो देश के भीतर प्रोग्रेसिव और सेकुलर पॉलिटिक्स जो थी वो उसका आधार वहां से दरकना शुरू हो गया। उसका जो बेस था, बेस में सेंध लग गई। और पूरे कांग्रेस के इतिहास में, पूरे इतिहास में मेरी समझ है कि उसका वर्स्ट पीरियड है भारत के लिए, वो राजीव गांधी का शासनकाल है। राजीव गांधी का शासनकाल, वहां से कांग्रेस ने पॉलिटिक्स छोड़ दी, वो टेक्नोक्रेट्स की पार्टी हो गई। वो टेक्नोक्रेट्स को लाकर उन्होंने जगह जगह बैठाया। उन्होंने जो उनके वैल्यू जिसे उसकी बात उसका बात ही करना छोड़ दिया उन्होंने। और उन्होंने फिर ये जो क्विक फिक्स वाली पॉलिटिक्स होती है कि जब शाहबानो का एक फैसला आ गया तो उसमें अचानक जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सड़कों पे आ गए और उन्होंने वो बड़े बड़े देश में डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे बहुत। तो उस और तो उसमें उन्होंने उस कानून को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया नया कानून बनाकर। उससे उस हिंदुओं में नाराजगी हुई। तो ये कहा ही जाता है कि उस नाराजगी को शांत करने के लिए वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अयोध्या का ताला खुलवा दिया। और वहां से जो जिन्न बाहर निकला, जो कहा जाता है कि अगर आपने बोतल से एक बार जिन्न को बाहर निकाल दिया तो उस जिन्न को फिर से वापस भेजना बहुत मुश्किल होता है। वो जिन्न वहां से जो निकल गया, वो जिन्न फिर कभी वापस गया नहीं। भारत में कम्युनलिज्म एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, खासकर देश के बंटवारे के बाद से। अभी मैं जब एजाज अहमद का निधन हुआ तो प्रभात पटनायक ने उनके लिए एक श्रद्धांजलि लिखी है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि एजाज अहमद ने की एक मौलाना आज़ाद से बातचीत हुई थी। वो मौलाना आज़ाद से जो बातचीत हुई थी वो उन्होंने प्रभात पटनायक को बताया था। उसमें उन्होंने ये बताया कि मौलाना आज़ाद जब देश बट रहा था तो मौलाना आज़ाद हम लोग सभी जानते हैं कि बंटवारे के खिलाफ थे। तो कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उनके पास गए थे और उन्होंने कहा कि अगर ये जो आप विरोध कर रहे हैं, देश नहीं बटा तो आने वाले कई साल तक और 100 दिन तो इतने बड़े दंगे होंगे देश में कि उनको संभालना मुश्किल होगा। तो मौलाना आज़ाद ने कहा कि लेकिन देश बट गया तो 100 साल तक क्या होगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये बात मौलाना आज़ाद ने एजाज अहमद को बताई थी, जो कि अभी उनके निधन के बाद श्रद्धांजलि में लिखी गई है। तो देश के बंटवारे के साथ एक बहुत ही संवेदनशील मामला कम्युनलिज्म देश में हो चुका था, पहले से भी था, लेकिन वहां से वो एक फ्लैश पॉइंट पे पहुंच गया था। उस फ्लैश पॉइंट को वो अदम गोंडवी की जो कविता है, ये वो है ना, क्या हिंदू और मुस्लिम के जज्बात को मत छेड़िए, ये क्या वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, वो है ये जो बंद है इसको बंद ही रहने दीजिए, इस जज्बात को मत छेड़िए। उस जज्बात को छेड़ दिया गया 80s में, कहानी बदल गई। फिर 89 में आया, 89 में बीजेपी। उसके पहले ये बात ठीक है कि विश्व हिंदू परिषद 80 से एक मूवमेंट चला रही थी जिसका मकसद अयोध्या का मामला था, उसका थोड़ा माहौल बना था। वो वो उस जरूरत उसको कंट्रोल करने की थी, उससे कॉम्प्रोमाइज करने की नहीं थी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करके खोल दिया गया। बीजेपी तो 80 जब 80 में बनी तो वो तो एक बड़े ही दिशाहीन थी पार्टी। वो कम्युनल पार्टी थी, लेकिन वो अपने को कहती गांधीयन सोशलिस्ट थी, जो उनका ऑफिशियल लाइन था। उनका ऑफिशियल जो उनकी विचारधारा उन्होंने बताई थी बीजेपी का रूप लेने के बाद, वो उसमें उन्होंने अपने को गांधीवादी। लेकिन 1987 में जब माहौल बन चुका था और ताला खुलने वाली घटना हो चुकी थी, तो बीजेपी ने पालमपुर, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ उनकी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई और उसमें उन्होंने फॉर्मली मंदिर का मुद्दा एडॉप्ट किया। और वहां से फिर बीजेपी जो एक उग्र हिंदुत्व की पार्टी के रूप में आगे बढ़ी, सो बढ़ती ही गई है आज तक। तो असल बात यह है कि एक तो वोट बीजेपी का कौन है, एक बीजेपी का वो वोट है जो 80s के 1980 के डिकेड में का जो डिस्कोर्स था, जो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, नॉन अलाइनमेंट से शिफ्ट करके हिंदू मुस्लिम, हिंदू से पहले हिंदू सिख और उसके बाद वो कन्वर्ट होके हिंदू मुस्लिम के रूप में वो हो गया। उसके बाद 1990 में
बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो उसी बीजेपी के सपोर्ट से। अब आज अभी आप लोग कश्मीर फाइल फिल्म की बात कर ही रहे थे, लेकिन खैर मैं बात को भटकाऊंगा नहीं। बीपी सिंह ने 7 अगस्त एग्जैक्टली 7 अगस्त 1990 को रिजर्वेशन लागू कर दिया ओबीसी का, मंडल कमीशन का। अभी फिर आप लोगों को याद होगा कि उसके बाद कैसा माहौल बना था, किस तरह आत्मदाह की घटनाएं हुई, और दिल्ली का जो 100 किलोमीटर का पेरीफेरी था वो मेरे ख्याल से 2-3 हफ्तों तक जलता रहा लिटरली। दिल्ली दिल्ली शहर में ये हाल था कि 10 किलोमीटर, कई कई दिन ऐसा हुआ कि हम लोग ऑफिस जाना हम लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। कहने का मतलब जो कास्ट का जो फॉल्ट लाइन था वो पूरी तरह से खुलकर सड़कों पे आ गया। ये बात अनेक लोगों ने, जिसमें जेफर लॉर्ड से लेकर तमाम लोग ये मानते हैं कि इस घटना ने पूरा अपर कास्ट जो है, जो कास्ट मेंटालिटी से चलता है, उसका पूरा तोहफा बीजेपी को दे दिया। क्योंकि कांग्रेस फिर एक बार वो बीच में रह गई। अब कांग्रेस का कुछ अपना इतिहास भी था, वो सीधे कास्ट पॉलिटिक्स उस ढंग से कर नहीं सकती थी, जैसा कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स भी नहीं कर सकती थी। कम्युनल कार्ड खेल सकती थी, कम्युनल कार्ड खेल के तुरंत फायदा उठा सकती थी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कम्युनल पॉलिटिक्स करना कांग्रेस के बस में नहीं था, क्योंकि कांग्रेस का वो हिस्ट्री नहीं है, न उसका कैरेक्टर है वो। तो उसी तरह वो कास्ट पॉलिटिक्स भी नहीं कर सकती थी, उसको केवल कास्ट का कार्ड खेल सकती थी। लेकिन वो कास्ट को उस ढंग से जो वो करना मुश्किल था उसके लिए, तो उसने कोई ही नहीं रिजर्वेशन के फेवर में दिखी, न रिजर्वेशन के खिलाफ दिखी। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो रिजर्वेशन के समर्थक पार्टियां थी, वो ये जनता दल वाले जो समूह थे, वहां गोलबंद हुई। और बाकी, लेकिन जो एक ठोस वोट बैंक बीजेपी को मिल गया, वो अपर कास्ट वोट बैंक था। आज मेरे कई ऐसे मित्र जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और ओबीसी पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं, वो उन्हीं कास्ट से आते हैं। उसमें से 1-2 लोगों ने फेसबुक पर भी लिखा है कि काश वो रिजर्वेशन लागू नहीं होता तो ये आज जो देश जहां हालत में, मैं आपको डिस्क्लेमर में कह दूं कि मैं रिजर्वेशन पॉलिटिक्स का सपोर्टर हूं। मैं रिजर्वेशन पॉलिटिक्स को सही मानता हूं भारत के कॉन्टेक्स्ट में, और ये कभी भी जस्टिस के का जब सवाल आएगा तो रिजर्वेशन का एक उसमें सिस्टम लागू करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो रिजर्वेशन बाकी रोजी रोटी के सवाल से कट के, क्लास के सवाल से कट के वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स हो जाएगा, तो वो बाउंड है एक समय के बाद रिएक्शनरी पॉलिटिक्स में तब्दील हो जाने का। तो आप देखिए कि जब 2009 में आडवाणी के समय बीजेपी के 89 के बाद सबसे कम वोट मिला, तो वो वोट था 18%। यानी 18% तो बीजेपी का वो वोट है जो बीजेपी का है ही। वो उसका इससे कोई संबंध नहीं है कि वो पार्टी क्या करती है, पावर में है नहीं है, जो भी है, क्योंकि वो उनके हेजीमोनिक एजेंडे को, जो उनका हेजीमोनिक एजेंडा है, जो उनका वो एजेंडा है कि वो अतीत का जो वर्ण व्यवस्था है उसको फिर से लागू करेंगे। जो पुराने गौरव की बात ये कहते नहीं है, लेकिन ये सब उनकी बातों में जाहिर होता है, जिस तरह से वो पुराने समाज का महिमा मंडन करते हैं, वो तमाम चीजें हैं। तो ये 18% वोट में है। ये उस समय भी था जब उनका एक बुरा दिन था, जब हमारे देश में मीडिया के लोग तो तुरंत फैसला देते हैं। तब ये लगातार लेख भी लिखे जा रहे थे कि बीजेपी अब खत्म हो जाएगी, बीजेपी के पास लीडर नहीं है। वाजपेयी के जाने के साथ ही बीजेपी अपने डाउन वार्ड में गई। मैंने तब भी जनसत्ता में एक लेख लिखा था कि इससे ज्यादा ना समझी की बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि बीजेपी इसलिए है क्योंकि भारतीय समाज में बीजेपी है, भारतीय समाज में आरएसएस का एक की सोच है और आरएसएस का उसका आधार है। तो ये फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए। मोदी जी के आने के बाद जो वो हिंदू मानस है उसको उन्होंने, चूंकि गुजरात में उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई, क्रेडिबिलिटी कोट अनकोट, कि वो असली हिंदू के रक्षक हैं, क्योंकि जो वाजपेयी और आडवाणी तक दंगों का खुल के समर्थन नहीं करते थे, वो उसमें उसकी जब मस्जिद गिराने के लिए आडवाणी ने पूरी गोलबंदी की, और जब मस्जिद को गिरा दिया गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन है। अब ये समझ में नहीं आई बात
कि अपने जीवन का सबसे दुखद दिन लाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की थी। तो वो जो एक उसमें दो मुहापन था कि करना कुछ बोलना कुछ, और ये आडवाणी में तो कम था, वाजपेयी में तो ये क्लाइमेक्स पर था। तो यह लेकिन लेकिन जो नरेंद्र मोदी में ये दो मुहापन नहीं है। वो जो उन्होंने दंगा अगर हुआ तो वो उसको क्लेम कर, न सिर्फ क्लेम उसको रहा कि अगले चुनाव में उन्होंने उसको अपनी उपलब्धि के रूप में मियाँ मुशर्रफ और 5 बीबियाँ, 25 बच्चे और ये तमाम सब चीज़ों को उन्होंने एंटी मुस्लिम कैंपेन को अपना यूएसपी बनाया। और वो यूएसपी बनाया तो असल जो जो ये लोग हैं, जो हेजीमन जो समाज में बाकी तब है, उनको लगा ये असली आदमी है, तो जब वो आदमी नेशनल सीन पे आया तो ये उसमें बढ़ोतरी होनी ही थी, उसका एक पूरा पूरा कंसोलिडेशन होना ही था। अब ये उत्तर प्रदेश में आप ये सोचें कि चाहे कोरोना से लाशें बह रही हो तो ये तबका टूट जाएगा, तो इससे ये संभव ही नहीं है। ये तबका उससे नहीं टूटेगा। ये तबका सो समाज का मोस्ट रिएक्शनरी वो तबका है जिसको कि हम लोग जो अगर हम लोग थोड़ा सा मैं लिबर्टी लेके कह रहा हूँ, जिसको मार्क्सिज्म में क्लास इनमी कहा जाता है। क्लास यहाँ पे हो सकता है कि उस रूप में कहना ठीक ना हो, क्योंकि अपर कास्ट में तो बहुत से गरीब लोग भी हैं। तो लेकिन वो अपनी जातीय जो उनका अहंकार है उसमें वो आज सॉलिडली बीजेपी के साथ में है और वो अभी लंबे समय तक बने रहेंगे। जो दूसरी चीज है, ये उसके बाद मोदी जी ने पावर में आने के बाद ये न्यू वेलफेयरिज्म जो जिक्र कर चुके सुब्रमण्यम ने इसको न्यू वेलफेयरिज्म नाम दिया है। जो लाभ आपको मिलता दिखता है, जो समाज की जड़ को हमको पैसा मिला, हमको टॉयलेट मिला, हमको अनाज मिला, तो भारतीय समाज में ये भी ये मॉडल इनका अपना नहीं है। तो जयललिता रामाचंद्रन का मॉडल है, इसको तो सबसे पहले पॉपुलराइज एमजीआर ने किया और एमजीआर के बाद जयललिता उसको उसको ले गई और आगे, और उसके बाद इसमें सबने इसको अपनाया है। इससे तो वोट मिलता ही रहा है, ये तो वोट लेने का फॉर्मूला है। तो यह वोट और इस उसमें ये चीज यूपी में जो है, यूपी हमेशा से कम्युनल पॉलिटिक्स का आधार का गढ़ रहा है। जब देश की आजाद ये विभाजन के लिए बंटवारे के लिए भी जो की बात कही नीचे का जाती है थोड़ा-सा आवाज़ कि वो फिर से गड़बड़ हो मूवमेंट बस वो मूवमेंट बलूचिस्तान में नहीं था, वो मूवमेंट जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में नहीं था। उस मूवमेंट का जो गढ़ था, वो जो उस समय जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो आज का उत्तर प्रदेश है, ये वहां था। तो उस गढ़ में आज वो जो गढ़ है, इस बात को समझने की जरूरत है। इस पॉलिटिक्स को अंतिम सेंटेंस मेरा है, इस पॉलिटिक्स को तभी तोड़ा जा सकता है जब इसके सेंटर में क्लास का सवाल, अमीरी गरीबी का सवाल लाया, जिसमें गरीब और अमीर अपर कास्ट, गरीब और अमीर ओबीसी, गरीब और अमीर दलित, इसके कॉन्ट्राडिक्शन को अगर खड़ा किया जा सके, अगर वो खड़ा कोई कोई फोर्स करे, तभी ये पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है। अदरवाइज ये क्विक फिक्स करके कि स्वामी प्रसाद को ले आओ और उसको ले आओ और इससे हो जाएगा, ये ये अभी अगले एक दशक दो तक तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई संभावना है। जब मोदी जी सीन पे नहीं रहेंगे तो क्या होगा अभी। धन्यवाद सत्येंद्र जी। हालाँकि आपकी बातचीत का काफ़ी कुछ जो है हम लोग बीच-बीच में सुनने में दिक्कत हो रही थी। आज और लास्ट का जो आपने कहा वो बात क्लियर होके नहीं आई कि वो क्या आप कहना चाह रहे थे कि लास्ट में जो आपने बताया है अभी उसको अगर उसको दोबारा एक बार नहीं, कौन सी बात, ये जो हमने बंटवारे की पॉलिटिक्स वाली जो बात की, वो या उसके बाद? बंटवारे की बात का अभी लास्ट जो सेंटेंस था जिसमें नहीं, जो हमने आपने ये उसको कहा उसमें कि जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी रही है, उसका जो रिएक्शन है उसमें, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ 2-3 सेंटेंस में, उसने पूरे अपर कास्ट को, चाहे वो गरीब हो या अमीर,
महिला हो या पुरुष, उसके बहुत मोर देन 90% हिस्से को बीजेपी के साथ कंसोलिडेट कर रखा है। वो अपनी जातीय भावना और के आधार पर वो उन बीजेपी के साथ में है। उसको ये लगता है कि यही पार्टी हमारे पुराने गौरव के दिन वापस ला सकती है। तो वह इस पार्टी वो वोट बैंक जो है, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भाषण दिया जब उस लखनऊ में जब वो आया था, उस दिन मुझे लग गया कि ये तो और अपर कास्ट को और भी ज्यादा कंसोलिडेट करने वाला भाषण है। जब आप बोलते हैं कि हम ये जो भी वो बिल्कुल कास्ट लाइन पे जब आप भाषण दे रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो न्यू वेलफेयरिज्म की पॉलिसी है, जिसमें कि जो गरीब आदमी है उसको सीधे लाभ मिलता हुआ दिखता है, तो वो जो जिससे लाभ मिल रहा है, जो दे रहा है, वो उसके साथ तमिलनाडु में भी गोलबंद होता है और यूपी में भी हो रहा है। हमने अंत में ये कहा कि ये पॉलिटिक्स का समाधान सिर्फ तभी निकल पाएगा जब कोई पॉलिटिकल फोर्स अमीर और गरीब के सवाल के कॉन्ट्राडिक्शन पर राजनीति को केंद्रित करेगी। जब जो अपर कास्ट का गरीब और अमीर है उसके बीच में एक अंतर विरोध जो है उस पर फोकस होगा। और ये तब वही नहीं होगा, तब ये दलित जातियों के बीच में भी होगा और ओबीसी के भी बीच में होगा। और जब ये होगा तो फिर मायावती और अखिलेश यादव उनके लीडर नहीं नजर आएंगे, क्योंकि ये तो गरीब है नहीं। ये तो ये या तेजस्वी किस आधार पर ये गरीब जो गरीब तबका है उसको लीड करने का क्लेम कर सकते हैं। तो ये लीडर नहीं आएंगे। वो लीडर वो होगा जो उसी गरीब क्लास में दिखेगा, गरीब जैसा जीवन शैली के साथ होगा। तब आप इस वोट बैंक को तोड़ सकते हैं। इसमें दूसरे सवाल पे जब बात जाएगी, जब तक ये जाति और इसमें ही आप राजनीति करना चाहेंगे, कोई समाधान नहीं है। बीजेपी ने उसका हल निकाल लिया है। सभी जातियों को एक ब्रॉडर हिंदू मुसलमानों को दुश्मन के रूप में सामने रखकर उनको गोलबंद कर लिया है। मेरा यही कहना था। जी जी, बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। हम लोग बात कर रहे हैं स्टडी सर्कल पाठशाला, जिसपे कि हम अभी हाल के जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजों से उसमें क्या सबक हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। करीब आधे घंटे की बहस हो चुकी है। मैं रविंद्र पटवाल। ये मैं सत्येंद्र जी आपसे एक्चुअली इससे ठीक पहले जो आपने यूनाइटेड प्रोविंस और बलूचिस्तान का रिश्ता बताया था और उसमें ये कहा था कि असल में ये वो है, उसमें बीच में कुछ शब्द छूट गए थे। वो मैं जानना चाह रहा था कि आपको क्या रिलेशन निकाल। हमारा ये कहना था कि ये तो इतिहास की बात है ना कि पाकिस्तान में जो आंदोलन था अलग, वो आंदोलन में था नहीं, वो में था। कहते हैं पाकिस्तान। तो ये लड़ाई लड़ी कहाँ गई थी? ये लड़ाई यूनाइटेड फ्रंट में लड़ी गई थी। बाद में बंगाल में पहुंची, बंगाल में बाद में। लेकिन जो जो अब ये फिर विषय बदल जाएगा अगर हम लोग उसके कारणों में जाने लगेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो लेकिन जो असल पाकिस्तान का मूवमेंट था अलग देश बनाने का, उसका जो क्या बोलते हैं हार्टलैंड या उसका जो सेंटर था, मेन सेंटर था, वो यूनाइटेड प्रोविंस था जो आज का उत्तर प्रदेश। तो इसलिए वहां पर इस पॉलिटिक्स के लिए हमेशा ही एक फर्टाइल ग्राउंड उस समय से था। ये नेहरूवियन लीडरशिप को इस बात का क्रेडिट देना होगा कि उसने उस पॉलिटिक्स को हाशिए पे कर दिया था अपने एजेंडे से। उसने उस पॉलिटिक्स को वहां पर उस समय नहीं पनपने दिया। लेकिन जैसे ही 1967 में गौ हत्या आंदोलन चला तो बीजेपी को यहाँ पर काफी जो 35 सीटें मिली थी लोकसभा में भी जनसंघ को, उसकी बहुत ज्यादा संख्या में सीटें यूपी से तो आई थी। जिस समय की यहाँ पार्लियामेंट पर गोली चल गई थी और उसमें मेरे ख्याल से 7 लोग मर गए थे और वो कहा गया कि 7 साधु मर गए। और उसको मुद्दा बनाकर भारतीय जनसंघ ने 67 का इलेक्शन जब लड़ा गौ रक्षा के मुद्दे पर, तो पहली बार उनको 35 सीट मिली थी। उसके पहले तो उनके सिंगल डिजिट में सीटें होती थी। तो जो 35 सीटें, उसमें ज्यादातर सीटें उत्तर प्रदेश से आई थी। ज्यादातर मतलब बड़ी संख्या में आई थी, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश है, जो आज का उत्तर प्रदेश है, ये इस पॉलिटिक्स का
सेंटर तब से है जब से अलग पाकिस्तान बनाने का मूवमेंट चला था। यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा तेज़ मूवमेंट था। आप 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 फ़िल्में देख लीजिए, आप उस ज़माने की आप कुछ फ़िल्में देख लीजिए, उसमें भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी। आप धर्मपुत्र देख लीजिए, धर्मपुत्र फ़िल्म की कहानी देख लीजिए। तो वो फ़िल्म की कहानी कहाँ घूमती है, जो उस समय यश यश चोपड़ा ने जीवन में एक ही अच्छी फ़िल्म बनाई, धर्मपुत्र। बाकी उसके बाद तो फिर वो सब स्विट्ज़रलैंड में वो केवल ये सीन दिखाने लगे। तो उस हमारे ये है कि यूपी एक फर्टाइल ग्राउंड रहा है, और बीजेपी को आज जहाँ बाकी जगहों पर 33-34% उसका बेस है, यूपी में वो 40% उसका वो बेस है, जिसको वो डिफेंड कर रही है पिछले 3 चुनाव से। मुझे लगता है कि हम लोग और भी पैनलिस्ट से बात करें। उससे पहले मैं इसमें थोड़ा-सा एक फ़र्क देखना चाहता हूँ। देखता हूँ कि जो 50% प्लस उनको वोट मिले थे लोकसभा में 2019 में, और अभी जो 42% मिला है, और ये हम इसके लिए एक सांत्वना ले सकते हैं कि 8% वोट कम हुए हैं भाजपा के। अब विधानसभा में का जो है कैरेक्टर है थोड़ा अलग होता है, ये भी लोग मानते हैं। विधानसभा में हम इनको जो है 2019 की बजाय 2017 में देखते हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 39% ही वोट थे इनके, और वो भी तब बहुत अच्छा दिन था। 2017 में इनके पास कोई इस तरह का एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। 2014 में सरकार बनी थी, 2012 से 17 के बीच में अखिलेश की सरकार थी, और उसका जितना भी जो नेगेटिव उसको लेकर आज जो प्रचार कर रहे थे, वो एक्चुअली 2017 में उनके पास उसका आधार था। और वो उसके वहाँ पर जो पाए थे, वो उनके लिए एक बड़ा मार्जिन था, क्योंकि यहाँ पे कई छोटी-छोटी पार्टियाँ लड़ती हैं। नेशनल पॉलिटिक्स और राष्ट्रीयता का सवाल जो है, राष्ट्र का सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है राज्य में। और विधायकों का भी, और मतलब उस तरह से कहा जाए तो काफ़ी उनका एक प्रभाव अलग होता है, व्यक्तिगत प्रभाव भी, और राज्य की राजनीति का कि में कौन रहेगा, कौन मुख्यमंत्री के लिए ठीक रहेगा और शासन चला सकता है, उस लिहाज से लोग अपने छोटे-छोटे कामों के हिसाब से देखते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो उसने ये आश्चर्य की बात है कि 2% एक्चुअली बढ़ाया है। और ये मुझे लगता है इस नज़रिए से भी इसे देखना ज़्यादा ज़रूरी, हाँ, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। नेशनल में कई बार जो उसमें तो ऐसी पुलवामा की वाली मुद्दा था, और उस मुद्दा के मोटे मुद्दे में फिर राष्ट्र में कौन एक नेतृत्व कौन कर सकता है, ये मुद्दे आते हैं, और उसमें फिर जो है बाकी कई पार्टियों को वोट नहीं मिलते हैं। कई बार जो है कांग्रेस को जो है मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में एक तरह से भूमिका मिल जाती है, और उसका वो वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। कई उसमें राज्यों में देखेंगे तो हम उस लिहाज से देखें तो जैसे कि हम दिल्ली में देखते हैं, अपने यहाँ कि दिल्ली में जो है किस तरह से कांग्रेस को जो है सेकंड पोजीशन मिलती है, और आम आदमी पार्टी जिसके पास 67 सीटें थी, उसको जो है मतलब कहा जाए कि बहुत कम वोट मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मतदाता भी इस लिहाज से देखता है। तो यूपी में ये जो हुआ है फिनोमेना, जो मुझे लगता, और ये भी हुआ है कि मैं एकदम जो 18% कह रहे हैं कि मोस्ट कंसोलिडेटेड है इस बार के चुनाव में, क्योंकि इतनी आर्थिक मार झेली है, जो आर्थिक रूप से जो हाशिए पे अपर कास्ट का मतदाता था, वो भी हिला हुआ था। और इवन कि मतलब कि उसमें कहा जाए कि जो बेरोजगारी की मार थी, कई सालों से भर्तियां का जो पुराना वो चल रहा था, और इवन की फौज में 2-3 साल से भर्तियां नहीं हुई थी। एक गुस्सा था अपर कास्ट के अंदर, जो ट्रेडिशनली इन जगहों को भरता है, और उनके पास वहाँ पे आकांक्षा उनकी जो पूरी होती थी। उन्होंने भी जो है कहीं न कहीं विरोध किया था, और उसमें ब्राह्मणों का भी एक तबका था जो कि विरोध कर रहा था। तो मैं इसको इसके बावजूद भी ये प्रतिशत बढ़ा है। वो कौन-सा तबका था, या फिर इसके साथ बेसिकली मैं ये जोड़ पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ 2 भिन्न-भिन्न अर्थों में है। पंजाब ने एकमुश्त होकर जो वोट दिया है, अपना बदला है, उसमें मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि एक बदलाव की उनके पास सोच थी, और उनको ये लग रहा था कि अगर 80 के दशक में जब ये भी कहा जाता है कि पंजाब देश का सबसे धनी प्रदेश माना जाता था, और जो है वो 2000 तक आते-आते वो एक उसकी स्थिति का नीचे हो गई काफ़ी, और वो पहले स्थान से निचले स्थान चला गया, और आज के डेट में शायद ये 19वें स्थान पर है देश के अंदर। तो उसका कहीं कोई मतलब एक वो, और साथ में फिर जो लोगों का यहाँ वहाँ से
पलायन है विदेशों की ओर जाने का, वो बहुत तेज हो गया था। 2000 से पहले से ही होना शुरू हो गया था। पहले भी थे 80 के दशक से भी, लेकिन धीरे-धीरे वो बहुत तेज़ी से हो गया और आज के डेट में तो हर आदमी की कोशिश यही रहती है कि कोई न कोई एक घर से तो निकल ही जाए, निकल भी जाता है, रहता नहीं है। तो उनके लिए एक ये आकांक्षा एक पंजाब में कि हमको ये इन सब से मुक्त होना है, इन दोनों उनसे और एक ऐसा पंजाब जो कि फिर से एक पहले मुकाम पे पहुँचे और संपन्नता और आर्थिक संपन्नता के लिहाज से वो इसको देखना चाहता था, उसमें चाहे शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है और अपने बदलाव के संपन्नता के लिहाज से भी। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मतलब कि जिसमें एक तबका है जो शिक्षित तबका था, जो चाहे वो पिछड़े और दलित समुदाय से हो या जो है अगड़े समाज से भी हो, उसकी आकांक्षा तो थी, जो कहीं न कहीं से एक नाराज़ था प्रेज़ेंट डिस्पेंशन से और उसने बदलाव की बात करी। लेकिन एक तबका ऐसा था जो कि और भी नीचे जाकर एक गरीब था और गरीब के बाद भी एक ऐसी कैटेगरी में गया है जो कि शायद एक अच्छा खासा हिस्सा हमको उसको ये मतलब ये शोध का विषय है। इसमें पता करना पड़ेगा कि वो जिसके पास हर गाँव के अंदर अगर कहें कि 10-20% ऐसे 20% से 25% तक ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने ज़मीन और अपनी संपत्ति भी नहीं है और वो किसी दूसरों के सहारों पे ज़िंदा हैं, रह रहे हैं और उसमें भी जो है खेती में भी जो है लेबर की स्थिति जो है खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो उनके पास वो भी नहीं था, तो उनके पास सरकारी जो चीज़ें हैं शौचालय है, आपका उज्ज्वला गैस थी, मनरेगा है और ये 5 किलो अनाज है क्योंकि कई लोगों के पास तो जो है वो 2000 किसान के निधि जो है वो भी उनको नहीं मिल सकता। तो वो ऐसा एक वोट बैंक बना है जिसमें कि इन्होंने जो है एक खुद को अपने को वहाँ बताया कि हम भी वो चीज़ दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं और उसने जो है प्रिवेंट किया, जो कि इनके साथ नौकरियों में भी कई धांधलियाँ हुई हैं और वो एक अन्याय महसूस कर रहे थे। लेकिन वो एक एक तबका था, एक छोटा तबका था। उस तबका का डिस्कनेक्ट हुआ है नीचे के तबके के साथ और वो तबके ने अपने को टोटली डिपेंडेंट पाया सरकारी सरकार के साथ और वो राज्य के साथ भी और केंद्र के साथ भी उन्होंने अपने को संबंध जोड़ा है। कहीं न कहीं एक नया इन्होंने इसमें भी निकाला है और डाउन प्ले किया है क्योंकि उन्होंने शुरू में मंदिर भी किया, सब कुछ किया, वो अंडर करंट में भले ही रहा हो, लेकिन वो डोमिनेंट इस बार नहीं हो पाया। कोशिश भी की योगी आदित्यनाथ ने लेकिन चला नहीं। फिर उनको लेकिन जो है साथ ही साथ प्रधानमंत्री की ओर से इस पे जो कि लाभार्थियों की योजना को इवन कि उन्होंने वहाँ पे जो है उनको बुलवाया भी महिलाओं के एक बहुत विशाल जो है जो चुनाव से पहले चुनाव घोषणा से पहले प्रयागराज में उसकी रैली करवाई थी। तो ये क्या ये प्रभाव नहीं पड़ा है कि या हम उसको भूल सकते हैं उसको मतलब या कहें कि जो जो जिन जिन लोगों को आप जब पूरे विरोध में उतरे थे और विकल्प में उतरे थे, उन लोगों को अपने पीछे रैली कराने की बजाय या मीडिया पे बाइट देने के बजाय, उन लोगों के पास उनके जो ये भ्रम थे कि क्या ये जो उनका एक कहा जाए कि अपना अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जब 2 साल जो है कोरोना की इतनी महामारी रही और जब हमारे पास जो है दवाई तक छोटी-छोटी जो है चीज़ें देने के लायक ऑक्सीजन से लेकर और उनके शवों को का भी इंतज़ाम जो है चलिए नहीं कर पाए उसके बाद मर गए। मरने के बाद उनका वो भी इंतज़ाम नहीं कर पाई। वो स्टेट कैसे ज़िम्मेदार है और उसको वो एंटाइटल्ड है इन चीज़ों के लिए, उनको भीख में नहीं मिल रही है, उन्होंने किसी का नमक नहीं खाया है। ये बात को समझाने की जहाँ ज़रूरत थी, वो उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ गए और उनको लगा कि ये स्वाभाविक रूप से तो हमें ये समर्थन मिल जाएगा, जो उनकी बड़ी भूल रही। मुझे लगता है कि इस पे भी एक थोड़ा-सा लाइट रोशनी देने की सर ज़रूरत सर, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये एक 3 महीने या के चुनाव अभियान में ये बात लोगों को नहीं समझाई जा सकती। ये संभव नहीं है। सवाल ये है कि अगर उनके भीतर जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उस वो किस स्तर पे ज़िंदगी जीता है, भौतिक रूप से जो जो फिर जिसके पास जो मटेरियल उसका लाइफ है, वो कहाँ पर है और उसमें चेतना का स्तर कहाँ है, यह इस बात को पर ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक यह बात देखिए, यही बात तो पहले भी हमने कही थी, कई बार यहाँ बात हुई। ये जो जो प्रॉब्लम्स वाली बात आ जाती है ना कि ये दिक्कतें थी और ये दिक्कतें हैं, दिक्कतों से, समस्याओं से, एक्सप्लॉइटेशन से
दुख से कभी भी कोई पॉलिटिक्स डेवलप नहीं होती है। ये होना होता तो उसके लिए कार्ल मार्क्स को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और लेनिन को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत पहले ही रिवॉल्यूशन करके, क्योंकि गरीब लोग तो हमेशा ही बहुसंख्या में रहते हैं, वो एक अपना मॉडल बना चुके होते। उससे कभी उस असल जो जो चीज़ पॉलिटिक्स बनाती है वो दिमाग बनाता है, दिमाग। वो दिमाग और आज नैरेटिव आप क्या उनके पास में है। अब नैरेटिव पर आप बीजेपी का आज कैसा कंट्रोल है, पूरा मीडिया पे उनका कंट्रोल है, सोशल मीडिया पे उनका कंट्रोल है। और बाकी लोग जो हैं, जो इसका जवाब उनको देने के लिए उनके बीच में जाना पड़ेगा, उनके बीच रहना पड़ेगा। वो अगर 3 महीने पहले निकलते हैं, या आप केवल एक इवेंट टाइप में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ आप वो करते हैं, वो भी आप हम लोग मोदी को एक इवेंट मैनेजर कहते हैं। ये बात आडवाणी ने एक इंटरव्यू में सबसे पहले कही थी कि ये वेरी गुड इवेंट मैनेजर। लेकिन ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये इवेंट नहीं था तो क्या था, आप ये बताइए। वो इवेंट था या पॉलिटिक्स था? क्या क्या इससे कोई पॉलिटिक्स निकलती है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? आप लड़ो ना भाई, तो ठीक है लड़ो। तो मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं आपको वोट, मैं आप ही को वोट क्यों दूंगी? वोट मैं किसी को भी दूंगी जहाँ जरूरत। ये पॉलिटिक्स नहीं है सर, ये जो है इवेंट है। और ये जो आप जब इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया, बहुत हजारों लड़कियां आई और दौड़ती हुई दिखी, लेकिन उससे वो पॉलिटिक्स आप उनको क्या दे रहे हैं? वो ये और इवेंट से नहीं होता है। और इवेंट में उसमें जो दूसरा पक्ष है वो आपसे बहुत आगे है। वो अपने इवेंट को मीडिया कंट्रोल और नैरेटिव से लोगों के दिमाग में बैठाने में इतना ज्यादा ताकतवर है कि आप उससे कोई मुकाबला ही आप नहीं कर सकते। फिर दूसरी चीज आपने कही, आखिर अखिलेश को किसी को वोट क्यों देना चाहिए, पॉजिटिव वोट क्यों देना चाहिए? मैंने वोट दिया, मैंने तो वोट इसलिए दिया कि मैं बीजेपी, हम लोग तो क्या है, पॉलिटिकलाइज्ड हैं। हम लोग पॉलिटिकलाइज्ड हैं, हम लोग बीजेपी के खतरों को समझते हैं, तो हम लोग बीजेपी को हराने के लिए वहां पर, मेरे यहाँ पर अगर सपा नहीं होती बसपा होती, हम बसपा को देते, कांग्रेस होती कांग्रेस को देते। लेकिन एक आदमी जो पॉलिटिकलाइज नहीं है, वो अखिलेश को पॉजिटिव वोट किस किस चीज के आधार पर उसको देना चाहिए? या फिर अखिलेश की पॉलिटिक्स क्या है? ये जो बात बार बार आती है, बी, बी, आज की तारीख में भारत में अकेली पार्टी जिसके पास पॉलिटिक्स है वो बीजेपी है। वो भारतीय नेशनहुड को अपने सोच में, वो सोच बहुत ही पिछड़ा, बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके पास वो सोच है और उसमें वो इंडिया को और इंडियन नेशनहुड को वो ढालने में काफी हद तक सफल हो गए या वो उस कोशिश में लगी हुई है। वो उसके तहत लोगों के दिमाग को जीतने में, उनको कैप्चर करने में वो सक्षम है। बाकी किसी भी पार्टी की पॉलिटिक्स क्या है? समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स में क्या समाजवाद है? वो अमर सिंह तो थे ना इस पार्टी में, अमर सिंह थे। और जो जो वो क्या था, उनके यहाँ जो डांस और वो सब के प्रोग्राम होते थे, क्या वो समाजवाद है? तो ये जो विचार दिमाग को खींचने की बात है, दिमाग को जो आप, एक दिमाग को विचार खींचता है, दिमाग को प्रेजुडिस भी खींचता है। तो प्रेजुडिस की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। जो जो लोग आपके मन में, दिमाग में जो बैठा हुआ पूर्वाग्रह है जाति का, जेंडर का, ये कम्युनलिज्म का, वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। उसका जो जवाब है वो पॉलिटिक्स कर कौन रहा है इस देश में? जो दिमाग को अट्रैक्ट करे, जो दिमाग में लगे कि नहीं ये इसके पास भलाई करने का ज्यादा बड़ा योजना है। आप ट्रांजैक्शनल बातें करते हैं कि वो आपको 2000 दे रहे हैं तो हम 6000 रुपये देंगे आपको न्याय योजना में। तो ये तो ट्रांजैक्शन है ना, ये तो वोट को खरीदने की कोशिश। तो अब ट्रांजैक्शनल में हम तो भरोसा उस पर करेंगे जो अभी तुरंत दे रहा है, जिसके हाथ में पावर है। ये तमाम बहुत गंभीर सवाल है। असल सवाल ये है कि अगर पॉलिटिक्स कोई करने वाली ताकत आएगी जो एक ब्रॉडर समझ और सपने के साथ में समाज में जाएगी। आप अभी आज समय नहीं है, कभी हम लोग एक दिन, हम लोग एक केवल सेशन इसमें रखें कि जो भारत की प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, जिसमें मेनली कम्युनिस्ट थी और उसमें सोशलिस्ट भी थे बिगिनिंग में, और कांग्रेस का भी एक हिस्सा था, उन्होंने एक दबे कुचले 300 साल से गुलाम समाज को कैसे खड़ा किया। आप उस एक्सपीरियंस से ही तो कुछ हम लोग सीख सकते हैं ना। कम्युनिज्म तो बिल्कुल नया विचार था, लेकिन वो जब आखिर क्या ऐसा हुआ कि जब भारत में पहला इलेक्शन हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मेन ऑपोजिशन बन के सामने आई। दूसरे नंबर से बहुत कम सीट थी, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी बन के वो लोकसभा में आई।
तो वो पॉलिटिक्स उसके पहले उन्होंने क्या किया था, ये एक अलग से कभी सेशन का विषय है, जिसमें हम लोग इन बातों पे बात कर सकते हैं। आज वो भारत में यह पॉलिटिक्स कोई भी नहीं कर रहा है, पॉलिटिक्स सिर्फ बीजेपी कर रही है। आज सीपीएम सीपीआई भी नहीं कर रही। जी, मैं एग्ज़ैक्टली वहीं पे लाना चाहता था लेकिन शायद समय नहीं है कि म जनता की जो आकांक्षाएँ हैं, चाहे पंजाब में देखा हो, वो उसको फ़िल करने का काम एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के रूप में आम आदमी पार्टी ने किया है या उसी तबके के जिस तबके को आपको स्वावलंबी बनाना था जिसको कि आपको यहाँ पर उसको जो है एक तरह से उसका एक हमारा अधिकार है ये हम भीख नहीं मिल रही है और वो कृतज्ञ होकर जो वोट दे रहे हैं या उसका वोटर बैंक बन रहे हैं उसकी बजाय उनको खड़ा होना था वो या उनको ऑर्गेनाइज जैसे कि आप मतलब गांव के लेवल पे ही है मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि गांव के लेवल पे ही किन किन को नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो ये हमारा अधिकार है ये इसको टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है अगर राशन दे रहा है तो वो समय पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है अगर आप इस तरह के जो है उसको एक एम्पावर इस रूप पे करते हैं और उसके अधिकार को बताते हैं ये काम अगर कोई अपोजिशन कर सकता तो ये काम ये वोट पहली बात दोनों चीजें होती है एक तो वो न्यूट्रलाइज होता और दूसरा जो है वो आप उसको जो है अधिकार संपन्न बनाते हैं जैसे कि अभी मैं दिख रहा था एक लड़की है वो कोडरमा में एक छोटी सी एक जगह है झारखंड में शायद कोडरमा वहां पे वो कहती है कि हमारे फादर को जो है पकड़ के ले गई पुलिस वाले और इनका अधिकार क्या बनता है कैसे जो है हम अपने हमारी हमको पढ़ाना नहीं चाहते हमको ये चाहते हैं कि ये इनके जो नेता हैं और मिनिस्टर हैं इनके बच्चे तो उसमें पढ़ते हैं और हमको जो है ये बेसिक शिक्षा जो है ये भी वंचित कर रहे हैं ये चाहते हैं कि हम इस तरह का जो है जो जो चेतना उसके अंदर आई है वो चेतना कहाँ से आई है वो चेतना कहीं न कहीं से उसको इस तरह की चीज़ों फोर्सेस से, इस संघर्ष से उसको मिली है। उसके फ़ादर खुद उस संघर्ष में शामिल थे रहे होंगे, तो उनको जो पकड़ के ले गई पुलिस। तो ये जो चीज़ है, वो चीज़ को अगर आप यहाँ पे जो समय है, जो गैप है, इस गैप को भरने का काम जो जिस नए तेवर के साथ किसी जो है वो काम कर सकती है, तो वो या तो मतलब कि या तो जो पहले के कभी गांधीयन जो आज़ादी के समय में करते थे या जो कम्युनिस्ट करते थे, वो कर सकते थे लेकिन उनके पास अपनी खुद की एक लिमिट और समझ की उसमें है, जिसके कारण वो बंधे हुए हैं और उस छोटे से फिलर में वो जो पार्टियां हैं जो कि बेसिकली जो है सत्ताधारी पार्टियां हैं या कारपोरेट की परस्त पार्टियां हैं वो उस जगह को भर लेती हैं या ले लेती हैं बाकी लोग तो अखिलेश का भी तो करीब करीब वही जो कांग्रेस का जो राहुल गांधी की स्थिति है 2014 से हम देख रहे हैं उसी स्थिति में वो थे 4.5 साल बाद वो इसमें आए तो उनको जो लगा कि अ, जो छोटा तबका भी था लेकिन बहुत ज़्यादा लगता है यूपी के अंदर सभाओं में, भीड़ में वो दिखता है और वो गुस्से में था या वो नाराज़ था एस्टेब्लिशमेंट से और हमें लगा कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन वाक़ई में हो रहा है जबकि एक मेजॉरिटी जो थी उसमें वो चीज़ें कहीं वो कुछ उनकी समस्याएँ, उनकी दुनिया कहीं और थी, जिसके बारे में आप भी कह रहे हैं उसको हम मैं उसको डेफ़िनिशन डिफ़ाइन करके नहीं कह रहा हूँ। हमारे बीच में जलेश्वर जी भी हैं, इरफ़ान और सुरेश जी भी हैं और अभी बीच में सतबोई जी भी आए हुए हैं, आशीर्वाद तो जी हम भी लोग है। जल्दी-जल्दी हाँ जी। हाँ, हाँ, वही सतबोई जी उनका आशीर्वाद जी है। नाम है। जी, तो जलेश्वर जी से अनुरोध है कि अपनी बात रखें ताकि हम लोग का समय कम होगा। हम लोग मूल-मूल बातों पे जो है इस जितनी रोशनी उस पे आई है, उस पे अगर हम लोग रख के कंक्लूड करें। जी, मैं जलेश्वर हूँ। बातें इतनी लंबी हो गई हैं और काफ़ी समय भी हो गया। तो एक तो ये कि मैं चाहता हूँ कि इसको जो है अगले दिन भी अगले हफ्ते भी दूसरी किस्त के तौर पर जारी रखा जाए, तो बात ज़्यादा हो पाएगी क्योंकि एक किस्त में ये बात अभी तक खत्म हुई नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इस चीज़ को खत्म किया जाएगा, हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि अगले किस्त के तौर पर ये पहली किस्त है, इसकी दूसरी किस्त जारी रखी जाएगी। अब इस पर ये जो स्वीकार हो तो मैं आगे हाँ, नहीं मेरा भी बिल्कुल जो हाँ, सत्येंद्र जी ने उसको बताया भी, तो हमको रखना तो वहीं तक जाना होगा बिना कन्क्लूज़न के वहाँ तक पहुँचे हुए इस रियलाइज़ेशन के सत्य के उस पे वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता कि हमको कहाँ क्या उसका विकल्प हो सकता है। जी, तो मैं आज थोड़ी-सी बात रखूँगा, बाकी लोग और सवाल हैं, काफ़ी वक़्त हैं। मैं जो केवल सवाल के तौर पे रख रहा हूँ कि टेस्ट मॉडल अगर स्टेट को रखिए आप, मैं पंजाब ये 5 राज्यों में जो टेस्ट मॉडल स्टेट है, जिसमें हमको परखना है, जहाँ बीजेपी की राजनीति सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मजबूत है, कंसोलिडेटेड है, वो है उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश को ही केंद्रित करेंगे अगर आप, तो इस चुनाव को समझने के लिए, और उसके आगे तब आप उसके काट भी खोज पाएंगे और उसकी जो गहराई है, जो चीजें हैं, वो समझ में आएंगी। देखिए, मैं मोटा मोटी बात, एक बात सचिन जी ने बहुत सही बताई थी, मुझे जहां तक याद है, मैं अगर मैं भूलता नहीं हूँ, तो हिंदुस्तान में पहला दंगा, हिंदू मुस्लिम दंगा 1926-29 में हुआ था इलाहाबाद में, जहां तक मेरी याददाश्त है। तो ये मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा था उसमें यहाँ से कोर आप एजेंडा समझिए कि हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुस्लिम दंगा 1857 के दौरान कब छोड़ दिए, वो सारी हुई थी संघ के बनने के एक साल बाद, यानी 1925 में संघ बना और 1926 में इलाहाबाद में हुआ था। हालांकि तब कांग्रेस के लोग बहुत, नेहरू, पंडित नेहरू थे और इन लोगों ने संभाला उसको, बहुत सारी बातें हैं। तो ये मान के चलिए कि उनका जो एजेंडा है वो बिल्कुल कंसोलिडेटेड एजेंडा है, उनके वोट बैंक बहुत सॉलिड है। हम लोग समझने में जमीनी स्तर पर भूल करते हैं। हम ऊपर ऊपर हमने देखा कि चूंकि एक पेट फार्मूला हमारे पास होता है कि 5 साल जो सरकार चलती है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उसमें काम करने लगता है। अब आप गौर करिए कि गुजरात में 2002 के बाद से लेके अभी तक भाजपा सरकार में है, वहां एंटी इनकम्बेंसी की फैक्टर क्यों नहीं काम करती? तो अगर उस पर चीज पर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ भी समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हुआ। देखिए, बहुत सही बात है, गुजरात में आपको याद होगा मोदी जी का एक पेट लाइन था कि 11 करोड़ गुजराती की अस्मिता का सवाल है। वो कन्वर्ट होके 2019 में 14 में आया कि हम राष्ट्र 130 करोड़ भारतवासियों का प्रतिनिधि है। उस 130 करोड़ भारतवासी में जाहिर सी बात है कि चूंकि वो अगर गुजरात की अस्मिता से जोड़िए तो वो हिंदू अस्मिता है। वो 123 करोड़ में मुसलमान या और जो दूसरी जो जातियां हैं या जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो शामिल नहीं है। ये अस्मिता हिंदू अस्मिता का है और उन्होंने इसको बहुत बखूबी इस्तेमाल किया, बहुत गहराई से मजबूत किया इसको, और एक अपनी ऐसी छवि बनाई एक हीरो की जो हिंदू के धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है बगैर किसी रुकाव छिपाव के। तो इस वजह से वो छवि बनी। उस छवि का नतीजा हुआ कि आपने देखा होगा 2017 में चुनाव जीते। वो छवि आज भी काम कर रही है। ये कहना कि जो है बहुत सारी बेरोजगारी, आखिर यह सब सारी समस्याएं जो आप लोग गिना रहे हैं वो थी, तो फिर जनता ने इसको वोट ही क्यों दिया? क्या ये तात्कालिक मुद्दा है? नहीं है। वो आप सोचिए कि जो लोग एक बार सुरेश जी कह रहे थे ना कि जो लोग कोरोना में सबसे ज्यादा मार सही उन्होंने, जिनके घर के लोग मरे, वो भी वोट देने गए, भाजपा को दिया। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे दुख तकलीफ के बाद हमें इस बात का फक्र है कि आत्मगौरव है। ये आत्मगौरव जो है एक बहुत ऐसा सिद्धांत है जिसके आधार पर 2002 से लेकर आज तक की राजनीति चली आ रही है। वो गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे के आगे ले आकर रखते हैं। ये आत्मगौरव फासिज्म का एक मुख्य एजेंडा होता है, क्योंकि जो कोर 10 पॉइंट है उसमें ये भी एक शामिल है कि आप भीख मांगते रहें फिर भी आप गौरव में मगन रहिए। तो इस चीज को समझना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि वो जैसे कि तात्कालिक लाभ जो होती हैं, जैसे आप देखिए 2009 के चुनाव में ये मानने में किसी को अगर उज्र हो तो बताएं कि मनरेगा एक बहुत बड़ा फैक्टर था। मनरेगा था क्या? मनरेगा भी तो इसी तरह का एक पॉपुलिस्ट प्रोग्राम ही था जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा था। अब चूंकि कोरोना के बाद 5 किलो का राशन आप उसी रूप में देखिएगा चीजों को, तो गरीबों के राहत जैसे दिखी। तो ये जब चीजें ऐसे मिला के, और सबसे बड़ा सवाल जो है जो मैं कह रहा हूँ, वो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि दलित राजनीति का जो रेलिवेंस था उसको क्या होगा। अब कास्ट की गोलबंदी कितनी काम आई, इन सवालों पर विचार करना पड़ेगा कि जो चाहे सपा ने सबसे पहले छोटी जातियों को जोड़ के बनाया वो कितना कारगर था। क्या मौर्य के आने से सारे मौर्य उनके साथ हो गए?
ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मतलब सारे मौर्य, फला पटेल सारे पटेल, ओम प्रकाश राजभर सारे राजभर, ये जो कास्ट बेस जो गोलबंदी है उसकी निरक्षरता इस चुनाव ने साबित कर दी कि वो अब कारगर नहीं है। केवल कास्ट पॉलिटिक्स के आधार पर आप चाहें कि चुनाव को जीत लेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी अब ये नहीं है। तो इन सब सवालों पर गौर करिएगा तब तो बात बढ़ेगी। और क्योंकि बात बहुत ज्यादा हो गई, जो 7:30 बजने जा रहा है, मैं इन सवालों के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि इन सब सवालों पर बात करने पड़ेंगे, आगे भी इस पर बात करेंगे, इस पर और गहराई से। ये तो मैं बतौर सवाल रख रहा हूँ, इस पर और कैसे क्या होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ही जरूरी है। जब तक गरीबी अमीरी इन सब चीजों को साथ में लेके आर्थिक मुद्दों के साथ इनको जोड़ेंगे नहीं, उनकी जनता के दुख बदहाली के साथ आप खड़े नहीं होंगे, तो केवल कास्ट जातियों की गोलबंदी से नहीं हराया जा सकता। ये तय है भाजपा को कम से कम। जब तक कि आप उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ठोस उपाय नहीं सुझाएंगे जनता को कि ये जो हो रहा है ये आत्मगौरव नहीं है। आत्मगौरव के लिए कितनी समृद्धि चाहिए, समृद्धि का सवाल है ये। जब हम ये बताएंगे कि जनता को कि समृद्धि का रास्ता क्या है, सही समृद्धि क्या है, हमारे पास एक ऐसा बेहतर इकोनॉमिक सोशल मॉडल है जिसमें सबको विकसित होने का अवसर मिलेगा, वो मॉडल दिखना पड़ेगा बिल्कुल ठोस रूप में। अब जनता आपके नारों पर, आपके 300 रुपए महीने पर और 4,000 रुपए भत्ते पर नहीं हो सकती है ना। तो इस चीज को मैं सवाल के तौर पर रख रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया है और लोगों को भी बोलना ही है। जी धन्यवाद। धन्यवाद जलेश्वर जी। और चूंकि सत्येंद्र जी को 7:30 बजे निकलना है तो हम तो नहीं उनको रोकेंगे, लेकिन हमें लगता है कि 10-15 मिनट ये संवाद चलेगा और इसको अगले हफ्ते के मैं अपना काम कंक्लूजन पे। करते हुए सुन रहा हूँ, अब मैं बोल नहीं पाऊंगा अच्छा, बस, ओके ओके, ठीक है। तो क्योंकि मुझे कुछ तैयारी करनी है जो 8 बजे अभी रहा हूँ, लेकिन ओके, ठीक ठीक ठीक। तो हम लोग एक बार फांसीवाद से परेशान सबदोई जी, एक बार अपना परिचय दे देंगे आप, आपका मूल नाम क्या है, और उसके बाद फिर अपनी बात रखें। जी। नमस्कार, मेरा नाम फांसीवाद से परेशान है और मैं बोलना शुरू करूँ? जी हाँ, बोलिए। मेरे पास कुछ खास बोलने को है नहीं, मतलब इस एनालिसिस की तो ज़रूरत है ही, लेकिन मेरे ख्याल में जो चीज़ें मुझे साफ नज़र इस चीज़ मुझे सिंपल बात ये कहनी है कि जो पार्टियाँ आज के इंडियन अ, जो जो भी पार्टियाँ हमारी पूरे जो पावर स्ट्रक्चर में जो हिस्सेदार हैं, उनमें से कोई भी मुझे नहीं लगता कि अभी की ग्रेविटी जो जो प्रॉब्लम है उसकी ग्रेविटी को समझ समझ रही है या उसको समझने की उसमें एनर्जी भी दिखा रही है, उसमें विल भी दिखा रही है कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करें। वो अपने पुराने डायनामिक्स में हैं और वो अ, मतलब सिंपल सेंस में कहूँ तो वो अभी कंफर्टेबल हैं उसी तरीके की पॉलिटिक्स में जो पहले थे, और जो जो भी उनका अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और जो जो भी उनकी समृद्धि है उनके लीडरों की। अम, तो हो हो सकता है उनमें से कुछ लोग और कुछ पार्टियां बदलाव चाहती हैं, अच्छी दिशा में देश को लेना भी चाहती हैं, उसकी आइडिया भी सही है, लेकिन कुछ उस तरफ कुछ अर्जेंसी नहीं दिखती है कहीं भी। इस सेंस में और ये बात साइमल्टेनियसली दूसरी बात जो मैं ये कह रहा था कि हमें ये देखना पड़ेगा कि आज हम किस स्थिति में हैं। जो पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं कि हम सॉल्यूशन किस तरीके से निकालें, और क्लास पॉलिटिक्स को केंद्रित करके अगर कि देश की राजनीति में
एक सॉल्यूशन निकालें। सीधे तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जिस तरीके ये एक लॉन्ग टर्म वो है सॉल्यूशन है। अम, ये एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन की बात है कि पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में लेके जाने की चीज है, और इसमें बिल्कुल विचार होना चाहिए, होगा ही, अभी भी होगा। लेकिन साथ ही साथ एक एक्शन की तरफ केंद्रित एक डिस्कशन होना चाहिए कि अभी इस स्थिति में जो हम हैं, ये जानते हुए कि जिस तरीके से बीजेपी का वोटर बेस अभी भी उनके पास है और उनका जो होल्ड है लोगों के ऊपर वो स्लिप नहीं हो रहा है। तमाम वो लोग जो इस बात पे कह रहे थे कि यूपी में जो सारी घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ टाइम में, उसके बाद यूपी से उनका मतलब यूपी तो एक केंद्र भी था ये फार्म प्रोटेस्ट का जैसे, लेकिन वहां से भी बीजेपी अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी उभर के आती है, और मतलब जिसका एक बहुत स्ट्रांग होल्ड है लोगों के ऊपर, यूपी में तो है ही। और बाकी देश में जो इनकी जो बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन वहां पे नहीं है, वो बहुत एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। और मतलब मैं मैं नहीं जानना चाहता कि कांग्रेस कितना स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि 2018 में कांग्रेस, बावजूद इसके कि वो इतने सारे राज्य जीत गई, लेकिन नेशनल लेवल पे कांग्रेस का कितना लोगों के ऊपर मतलब वो लोगों को ये कन्विंस कर पा रहे हैं कि वो पार्टी है जो देश को मतलब देश के लिए सही है। वो तो 2019 में बिल्कुल उसके उलट रिजल्ट आए जो 2018 में जिन राज्यों में वो जीते भी, वहां पे भी वो बिल्कुल स्वीप अवे हो गए, जहाँ पे वो बीजेपी के अगेंस्ट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में थे। यानी इस जो लोग कांग्रेस के लिए वोट भी कर रहे थे ये सोच के कि बीजेपी ने हमारे राज्य में नहीं किया, ठीक नहीं किया, लेकिन वो इस विजन से सहमत रहे बीजेपी के कि नेशन को जो सही दिशा दे रहा है वो मोदी जी हैं या वो बीजेपी की विचारधारा है, मतलब नेशन को उसकी जरूरत है। तो इस बात से तो हमें एक्नॉलेज कर इस बात को तो समझना ही चाहिए कि जब 2024 में इलेक्शन होंगे तो रिजल्ट, अगर ये राज्य की पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही मतलब क्वालिटेटिवली डिफरेंट होंगे, वहां पे वहां पे बीजेपी और बड़ी ताकत होगी। जो अभी जो लोग बैटल नहीं कर पा रहे, तो जब नेशनल पॉलिटिक्स की बात आएगी जहाँ पे वो एक मतलब एक नेशनल पार्टी है जो जिसका पूरे देश में इम्प्रिंट है, और एक मतलब एक कोजेन जैसे एक नेशन का वो कि उनकी पूरी पॉलिटिक्स पूरी नेशन सेंटर्ड है और स्टेट सेंटर्ड या किसी रीजन सेंटर्ड नहीं है, तो तो वो डायनामिक्स डिफरेंट होंगे। इस चैलेंज को समझते हुए जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और जो ग्राउंड पे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं जो इलेक्शन के समय पे निकलती हैं, अपनी सारी पॉलिटिक्स इलेक्शन केंद्रित रखती हैं। ये इलेक्शन से कुछ महीने पहले उनका पॉलिटिकल पूरा मतलब एक्टिविटी शुरू होती है। जो ग्राउंड पे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनको इस अर्जेंसी को समझना चाहिए कि 2 साल में अगर कुछ सीरियसली चैलेंज करने की कोशिश नहीं की गई, तो फिर तो मतलब हम सोच ही सकते हैं कि भाजपा का फिर ताकत में आना और फिर क्या होगा। अपनी इंडिविजुअल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशंस की और जो उनके उनके विजन है और जो आइडियोलॉजिकल मतलब अगर कोई एक आइडियोलॉजी में में विश्वास रखता है और उस तरीके की पॉलिटिक्स को एडवांस करना चाहता है, तो उसमें कोई शक नहीं है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन इस चीज को केंद्र में रखना चाहिए कि इस समय जो है मेरे ख्याल में एक ब्रॉड फ्रंट की जरूरत है, और वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो ग्राउंड पे पॉलिटिकल फोर्सेस है वो लीड करेंगी मेरे ख्याल में। जो इलेक्टोरल पार्टीज हैं उनकी भी शायद जरूरत पड़ेगी, जो पार्टीज हैं उनकी जरूरत पड़ेगी इलेक्टोरल जो करते हैं, मतलब उनके बिना भी ये हो नहीं पाएगा, लेकिन उनसे वो इनिशिएटिव लेंगे इस चीज का या वो इसको लीड करेंगे, उसका मुझे तो कुछ उम्मीद दिखती नहीं है। और हमने देख ही लिया कि अखिलेश यादव जो 1-2 दिन पहले मतलब इलेक्शन से 1 दिन पहले, रिजल्ट से 1 दिन पहले क्रांति की बात कर रहे थे, उसके बाद वो खुश हो गए कि भाई हमने अपना वोट शेयर बढ़ा लिया और सीट बढ़ा ली।
तो अगर आप जो लोग इतने एंट्रेंच्ड हैं सिस्टम में, जिनके पास खुद सिस्टम में इतना कुछ खोने को है, जिनके पास एक समृद्ध लाइफस्टाइल है, जिनके पास अपना एक पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी है, जो भले ही खिसक रहा हो लेकिन वो एक सिस्टम में उनकी बनी हुई है, वो लाचार नहीं है सिस्टम में, उनको सिस्टम के डंडे नहीं खाने पड़ रहे, उनको मैक्सिमम उनका थोड़ा जो पुरानी उनकी शक्ति थी वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन वो लाचार नहीं है, अभी भी उनको खोने को बहुत है सिस्टम में। और उनकी जो वैचारिक शून्यता है वो तो खैर बहुत बार बात की जा चुकी है, लेकिन तो उनसे इनिशिएटिव की कोई उम्मीद रखनी खास चाहिए नहीं, और उन पे पूरी तरह निर्भर रहने की भी कोई गुंजाइश नहीं है मेरे ख्याल में। जिस तरीके से लोग जो भी राज्य होता है और जिस राज्य में जो मुख्य विपक्ष पार्टी होती है बीजेपी की, उसके सब सपोर्ट में लग जाते हैं, लेकिन वो पार्टी खुद क्या कर रही होती है, उसमें खुद कितनी मतलब कमिटमेंट होती है बीजेपी को बाहर रखने की, वो ही सबसे बड़ा सवाल होता है। तो अपने सारे क्या कहते हैं, मतलब अगर अपनी पूरी एनर्जी और अपनी पूरी कमिटमेंट अपना पूरा सपोर्ट उस पार्टी को देने की जगह और उन पे निर्भर रहने की जगह बाकी जो ग्राउंड पे पॉलिटिकल फोर्सेस है उन्हें सीरियसली अब किसी एक बहुत हाई लेवल पे एक सिनर्जी, मतलब एक तरीके का पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है अर्जेंटली। जो मेरे ख्याल में जब CA/NRC मूवमेंट हो रहा था तो उस समय काफी ऑर्गेनाइजेशंस आपस में अपना संवाद बढ़ा रही थी, कोऑर्डिनेशन बढ़ा रही थी। जो उनके इनफाइट्स थे वो तब भी रहे, मुझे नहीं लगता कि तब भी इतनी अर्जेंसी थी, लेकिन तब एक मूवमेंट की एनर्जी थी जो पूरा जो मतलब जो लोगों को पॉलिटिसाइज कर रही थी, जो मूवमेंट, वो एनर्जी थी उस समय। लेकिन फिर कोरोना के आने के बाद और जिस पॉलिटिक्स, मुझे लगता है कि फिर काफी लोग इस रिलायंस में हो गए कि क्लास काफी लोग इस रिलायंस में आ गए कि जो इकोनॉमिक मुद्दे हैं और जो जिस तरीके की इकोनॉमिक डेप्रिवेशन हुई है और जिस तरीके की मतलब जैसे ओवरऑल इकोनॉमी की जो हालत है वो तो है ही, और जो कोविड की भी जो स्थिति हुई, और फिर फार्म प्रोटेस्ट्स में जो लोगों को एक उम्मीद दिखी कि वहां पे भाजपा का जो पॉलिटिक्स है वो सीरियसली बैकफुट पे जा रहा है। लेकिन डिफिकल्टी की बात यही है कि क्लास पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं है कि लोगों को कि आप अपने मुद्दे उठाएं, और मेरा मतलब है कि वो एक स्टेप है, नो डाउट, लेकिन फाइनल बात क्या है? जब क्लास कॉन्शियसनेस की बात होती है उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप जो आप ये आप इस चीज पे बस इस चीज के अगेंस्ट आपको दिक्कत हो कि आपकी पर्टिकुलर क्लास में जो है वो या आप में की एक की इकोनॉमिक कंडीशन को जो है वो सरकार ठीक से देख नहीं रही। वो समाज को, दुनिया को, इतिहास को क्लास के नजरिए से देखने की बात है, और जो बाकी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं उसको भी क्लास के नजरिए से देखने की बात है। जो इंसान किसानों के फेवर में है, और अभी भी हमने उत्तर प्रदेश में जो जो जाट थे, जो बहुत बड़े मात्रा में जो वेस्टर्न यूपी में खास तौर पर किसान प्रोटेस्ट के सपोर्टर थे, अभी मेरे ख्याल में ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है जो कहता है कि जाटों में 47% वोट बीजेपी को गया और 44% SP-RLD के कोalition को गया। मतलब जाटों में बीजेपी के वोट जरूर कम हुए हैं वेस्ट यूपी में, लेकिन ये सोचना कि आप केवल इकोनॉमिक मुद्दों को उठा के आप उनकी सोच को काउंटर कर लेंगे और उस रिलायंस में रह लेंगे, तो वो भी वो क्लास पॉलिटिक्स नहीं है।
वो क्लास कॉन्शियसनेस की पॉलिटिक्स नहीं है। उस चीज को पूरी जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स रन हो रही है उससे लिंक करने की जरूरत है। और जो लोगों के माइंड में मेरे ख्याल में मतलब रिजल्ट तो मेरे ख्याल में ये दिखाते हैं कि वो नहीं हुआ है। भले ही वो कुछ सेंस में कुछ चीजों में बीजेपी की पॉलिसी के अगेंस्ट हो, पर ओवरऑल उनके विजन से डिसोसिएट नहीं कर। तो इस उम्मीद में जो लोग थे कि ये चीज शायद बीजेपी को पीछे कर देगी या मतलब इकोनॉमिक मुद्दे वगैरह बीजेपी को हरा देगी, लोग बहुत उनसे डिससैटिस्फाई हो जाएंगे, वो हुआ नहीं है। और तो इस उम्मीद में रहने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। और जो एनर्जी CNRC मूवमेंट पे थी के टाइम पे थी, वो रिवाइव तो करने की जरूरत ही है, उससे और अर्जेंसी के साथ अब देखने की जरूरत है, इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अब टाइम बहुत ज्यादा है नहीं। जो चीजें अब हम सोच रहे हैं वो एक बहुत ही कोहेरेंट वे और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में CNRC के टाइम पे तो शुरू जो हुई थी वो कंटिन्यू होनी चाहिए थी, और अभी तक हमारे पास एक प्रॉपर प्रोग्राम होना चाहिए था बीजेपी को कैसे लड़ना है उस सब चीज से। और पॉलिटिक्स भी मतलब उसकी प्रैक्टिस भी शुरू हो जानी चाहिए थी। हमारे पास वो कुछ नहीं है अभी। और ये सारी डिस्कशंस वो प्रोग्राम देखना कि कौन सी फोर्सेस हैं वो जो लड़ सकती हैं, ये सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग उसकी तरफ अगले उसमें डिस्कस करेंगे फासिवाद जी, अगला हम लोग कर रहे हैं ना, तो उसमें इन बातों को जो आपकी बात डिटेल में उसमें हम लोग रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग ने रखा था कि हम लोग 7:30 से 8 के बीच में इसको खत्म करेंगे। मेन जो आपको लगते हैं उस पॉइंट पे हमने बातें, मुझे लगता है कि करीब आपने रखी हैं, और काफी जो है नए जो है उसमें आइडियाज उसमें आए हैं। तो हम लोग इस बात को अभी जो है यहाँ पे जो अभी आप बात कर रहे हैं बेसिकली उसको विस्तार को इस पाल को लेकर हम आगे करेंगे, और अगर कर चुके हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बाकी बचे हुए जो हमारे पास पैनल में हैं, इरफान जी, सुरेश जी और भारत जी हैं, तो हम लोग लेकिन चाहेंगे ये कि क्योंकि हम लोगों ने समय दिया हुआ था 6 से में आता है कि जो क्या वो सबक है जो हमें सीखने चाहिए, और उसके विकल्प क्या हो सकते हैं और किस तरीके से उसको किया जा सकता है, उसकी निटी-ग्रिटी में हम लोग आगे अगले सप्ताह भी इसको रखने जा रहे हैं। तो इरफान जी से अनुरोध है। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, आप लोग चर्चा जारी रखिए। अच्छा, तो क्रम में आगे बढ़ते हुए बनारस से सुरेश जी हैं। सुरेश जी। नमस्कार भाई, बनारस से मैं सुरेश प्रताप। अभी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में चर्चा चल रही थी, तो एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि उत्तर प्रदेश में पूरी राजनीति जो है धर्म और जात के बीच जो है सिमट गई है। कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ धर्म और जात के आधार पर जो है चुनावी समीकरण बनाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है, यही उसकी राजनीति है। 2014 से उसने ये किया है, और आज इस 2022 के चुनाव में भी उसने इस गणित को अपनाया। रही बात विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दलों का जमीन पर जो है कोई काम नहीं है, कोई आंदोलन नहीं, संगठन के स्तर पर कोई बैठकें नहीं उनकी होती हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को अपना चुनावी रथ का घोड़ा दौड़ाने का जो है खुला मंच, एक मैदान मिल गया, और वो अपना घोड़ा दौड़ाती रहे। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण तो ऐसे ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां बंद हो गई थी, लेकिन इसके पहले भी जो है जमीन पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा था। पूर्वांचल की जो राजनीति आप देखें तो पूर्वांचल में कभी आजादी के बाद जो है वामपंथियों का ये गढ़ हुआ करता था, लेकिन वो भी उनके पुराने कार्यकर्ता जो थे उसमें से अधिकांश
सीटों 3-4 ऐसी सीटें हैं पूर्वांचल की जहां पर वो उनके सांसद चुने जाते थे, विधानसभा में भी उनका अच्छा प्रतिनिधित्व होता था। लेकिन वो पुराने नेता और पुरानी पीढ़ी जो है अब खत्म हो गई है, जो नई पीढ़ी आई है वो जमीन पर काम नहीं कर रही है। एक और चीज जिसको समझने की कोशिश करनी चाहिए वो ये है कि उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं कि शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट हो चुकी है और नौजवानों की एक ऐसी पीढ़ी आ गई है जो बीए और एमए तो पास कर ली है, लेकिन न कायदे से हिंदी लिख सकती है न अंग्रेजी लिख सकती है, और वो जो है किसी काम लायक नहीं है। तो ये पीढ़ी जो है उनको बीजेपी ने जो है ठेकेदारी में जोड़ दिया है और छोटे छोटे ठेके, सड़क बनाने के, सड़क के लिए जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत है वो सप्लाई देने के लिए, या सड़क के किनारे फुटपाथ बनाने के लिए, तो वो इसी में खुश है। उनको नौकरी नहीं चाहिए, वो छोटा मोटा ठेका लेकर के और उससे पैसे कमा रहे हैं। ये एक बड़ा तबका आया है, विशेषकर ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और वैश्य समुदाय के बीच का ये नौजवान तबका है और अच्छी आमदनी भी कर रहा है। आप जानते ही होंगे ठेकेदारी में अगर जो 5 करोड़ का ठेका मिल गया, मैं बनारस में जानता हूँ लोगों को, जो बाबतपुर हवाई अड्डे से बनारस के बीच में कुछ पौधे लगाए गए थे, उन पौधों को पानी देने के लिए जिसने ठेका लिया था, पौधों को पानी भी नहीं दिया, पूरा पैसा पेमेंट हो गया उसका। तो ये एक तबका जो है तैयार है और ये तबका बीजेपी के साथ जुड़ा है, जो आर्थिक तौर से संपन्न भी है। कोई नौकरी नहीं करता, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आर्थिक तौर से वो संपन्न है और उनके पन्ना प्रमुख और लठैत के रूप में जो है काम करते हैं। रही बात विपक्षी दलों की, तो वो कोई नैरेटिव भी नहीं तैयार कर पाए। वो जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने जरूर किया है, लेकिन उसमें वो बहुत देर कर दिए और इसका परिणाम, नहीं तो ये पूर्वांचल में अच्छी टक्कर दे सकते थे, जैसा गाजीपुर और आजमगढ़ में बुलडोजर की राजनीति को उन्होंने रोका, उस तरीके से ये जो है अपनी पकड़ बना सकते थे। पंजाब की राजनीति की जहां तक बात चल रही थी, तो पंजाब में मैं समझता हूं कि नशाखोरी जो है एक पंजाब की बहुत बड़ी समस्या है और हर घर का नौजवान जो है नशे की गिरफ्त में आ गया है। एक चीज, दूसरी चीज, पंजाब में पलायन, जो नौजवान जो है वहां से छोड़कर यूरोपियन देशों में जाकर के जो है काम धंधा कर रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है। तीसरी चीज, जो किसान आंदोलन हुआ था जिसमें पंजाब की प्रमुख भूमिका थी, लेकिन वो किसान आंदोलन भी चुनावी मैदान में जो है वो बिखरा हुआ नजर आया। वो कोई एक अपनी रणनीति नहीं बना सके और कुछ जो एक टुकड़ा उसका जो है चुनाव में कूदा था, वो अपनी वो भूमिका नहीं अपना पाए जो अपनानी चाहिए थी उन्हें। ये जो खाली मैदान था, और उधर अकाली दल और भाजपा ये भी आपस में जो है इनका जो मनमुटाव था, टूटी हुई थी, ये अलग अलग रहे। कांग्रेस पार्टी भी अपने अंतर विरोधों में फंसी हुई थी। तो पंजाब में जो है, पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी को एक खुला मैदान मिल गया और वो अपना जो है विजय रथ दौड़ाने में सफल रहे। और रही बात नशाखोरी की, तो यह आश्चर्य की बात है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनके बारे में सब लोग जानते हैं और सार्वजनिक मंचों पर भी उनको देखा गया है। तो अब पंजाब जो है, ये जो पंजाब की सबसे बड़ी समस्या नशाखोरी है, उससे कैसे मुक्त होती है, यह एक बड़ा सवाल है। और वहाँ की महिलाएं भी परेशान हैं क्योंकि उनके घर के बच्चे जो है नशाखोरी की नशा में गिरफ्त होंगे। पंजाब में छोटी छोटी दुकानों पर भी जो है नशा की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जा रही है। तो ये पंजाब की समस्या है।
और पुनः थोड़ा-सा विषयांतर करेंगे। उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में जब तक ज़मीन पर जो है काम नहीं होगा और राजनीतिक दल नहीं करेंगे, अभी जो प्रमुख राजनीतिक दल विपक्ष वाले हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, तो बसपा तो पूरी तरह बिक गई है। इतना बिक गई है कि अब आगे वाले चुनावों में बिकने के लिए भी उसके पास कुछ रह नहीं गया है। समाजवादी पार्टी कुछ जाति समीकरणों को साधते हुए कुछ छोटे जाति आधार के जो पार्टियां हैं, उनके छत्रपों को मिला करके एक गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता नहीं उसे मिली, वो भी जो है टूट गई। तो ये कुछ जमीनी हकीकत थी, इस पर चाहेंगे कि आप लोग चर्चा करते रहें। धन्यवाद। जी धन्यवाद सुरेश जी। आपने कुछ एक उत्तर प्रदेश की बुनियादी कुछ मुद्दों को आपने इंगित किया है, हार्श जो कठिन जो कड़वी सच्चाइयाँ हैं। और अभी देखने में मिला था कि मैंने करीब कल देख रहा था जो चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है, अपना एक फेसबुक पे 1 घंटे का उन्होंने अपनी बात रखी अपने कार्यकर्ताओं से, खुले उससे मंच के ज़रिए। और कहीं न कहीं ये दलित आंदोलन जो पूरा खिसका है, टूटा है, वो और उसकी जो है एक लगातार एक मतलब कि कहा जाए उनके अंदर जद्दोजहद चल रही है। और क्योंकि बिखरा भी है और ये सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है। कुछ जो इवन की नेशनल दस्तक और एक चैनल है दूसरा चैनल है, मैं जो कलकत्ता में बंगाल की रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो मैं देखा उन लोगों के भी जो सवाल थे, वो सीधे-सीधे सवाल कर रहे हैं बसपा से, जिसका खामियाज़ा भी उनको भुगतना पड़ रहा है। उनको आर्थिक रूप से भुगतना पड़ेगा नेशनल दस्तक को, क्योंकि जो बसपा का जो कोर जो जाटा वो है, तो उसका जो फंडिंग है, उस पे प्रभावित हो सकता है। लेकिन वो लोग इस सवाल को, क्योंकि उनके लिए उस अपना सवाल बड़ा है, तो वो इस सवाल को छोड़ नहीं रहे हैं कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आज़ाद की पार्टी को भले ही बहुत कम वोट मिले हैं और लेकिन उन्होंने जो है एक अंतिम समय में उनको लड़ना पड़ा है और गोरखपुर में जाके वहाँ लड़े हैं, तो वहाँ पे इनको कुछ अच्छे वोट नहीं मिले हैं, शायद 7-8 हज़ार वोट मिले हैं। तो लेकिन वो उनका कहना है कि हमने जो पहला काम था कि पहचान बनाने की, वो पहचान बनाने के रूप में हमने अभी किया है और एक तरह से अभी ये जो पराभव हो रहा है बसपा का, तो वो उनके इमरजेंस का वो क्या पॉलिटिक्स करेंगे और कैसे उसको रखेंगे, वो एक आगे देखने वाला होगा। कोई भी एक छोटी-सी चीज़ भी होती है, वो चिंगारी भी बाद में चाहे तो अगर उसके अंदर सही चीज़ होगी, तो वो बढ़ सकती है। तो ये आगे देखना इंटरेस्टिंग है और दूसरा लेफ्ट की बात जो आपने बताई, वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। उनके पास तो ये चिंगारी भी जो है क्वेश्चन करने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का नहीं है। उसके बारे में हम लोग अगले हफ्ते हम लोग बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद अभी भारत जी आए थे, वो अभी यहाँ नहीं हैं। तो हम लोग इस क्योंकि समय भी हमारे पास समाप्त हो रहा है और क्योंकि ये इन निष्कर्षों के साथ थोड़ा और गहरे इंट्रोस्पेक्शन में हमको भी जाने की ज़रूरत है और बिना गए हुए मतलब केवल जो है ज़मीन पर काम वो होगा, तो ज़मीन पर काम वो क्या होगा, कैसे होगा, उसका भी केवल जो है एक केवल एक सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि व्यवहार्यता रूप में जब एक लिविंग मार्क्सिज्म के हिसाब से अगर हम देखें कि हम उन किन चीज़ों से उन लोगों को जोड़ सकते हैं एक ऑर्गेनिक तरीके से, वो अगर नहीं समझेंगे और अपनी बातों को थोपेंगे वहाँ पर, तो शायद हम भी जो है कहीं न कहीं से एक अलूफ़ जो है उनके लिए एक दुनिया से अलग। क्योंकि यहाँ पर उनके लिए सीधी-सीधी बात थी कि बहुत सा एक बड़ा वर्ग ऐसा बना है जिसके लिए रोजी-रोटी रोटी गई है, रोजी तो मिल नहीं रही है, रोटी एक प्रमुख जो है अस्तित्व के लिए अब उस जगह पे ले आया गया है और इवन कि गुजरात के मॉडल के बारे में भी एक किताब कोई पब्लिश हुई है, उसका एक पढ़ रहा था कि किस तरह से वहाँ पर एक जो सांप्रदायिक एजेंडे को या पूरे गुजरात को, जो भी गुजरात अस्मिता की बात बता रहे सत्येंद्र जी बता रहे थे, उन्होंने 2 काम किए। एक तो जो सरकारी नौकरियाँ थीं और कहा जाए कि जो एक सरकारी नौकरी कहिए या प्राइवेट नौकरी में भी जो एक सुरक्षा थी, एक स्थायित्व था उसके अंदर भी पीएफ, ईएसआई से लेके दूसरी चीज़ें थीं, उसको डिसमेंटल किया और साथ ही साथ हिंदुत्व
की जो प्रोजेक्ट था उसको लाए और उसको वहाँ से उसको रिप्लेस किया और पिछड़ों को और दलितों के बीच के हिस्से में उनको जो है एक तरह से हिंदुत्व के फोल्ड में लाने का काम ये दोनों प्रोजेक्ट साथ में किए हैं। तो एक तरफ ये जो है उनको जो है उनको जो है कहा जाए कि कमजोर करने का, गरीब करने का, उनको उस डिप्रिवेशन में लाने का और दूसरे साथ साथ उनको उसको फिलअप करने के लिए ये प्रोजेक्ट पूरा किया गया। कहीं न कहीं उस डिजाइन के रूप पे अगर कहें कि भारत के अंदर भी अगर कारपोरेट का जो स्वरूप हमको मिल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी जे एक तरह से जो है बेहतरी की स्थिति या सवर्णों के लिए कह लीजिए चाहे मैं और छोड़ दीजिए बाकी लोगों की तो उतनी है ही नहीं उनके पास, लेकिन उनके पास भी देने के लिए उनके पास नहीं है, तो उनको हम क्या दें? तो उनको हिंदुत्व का जो है वो जो चटनी चटाई जानी है वो नीचे के तबकों को करनी है या पॉलिटिकल को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देना है या जैसे आपने बताया कि छोटे-छोटे ठेके हैं, उन ठेकों के ज़रिए या विजिलेंटे जो अपना काऊ विजिलेंटे है उसके ज़रिए उनको तो वो तो कर रहे हैं कहीं न कहीं से उनको एक तरह से एम्पावर कर रहे हैं। हमारे पास एम्पावरमेंट अगर नहीं करेंगे बेसिकली एम्पावरमेंट के बिना जो है चीज़ें होंगी नहीं और एम्पावरमेंट की बजाय आप जाके उन गरीबों मज़दूरों के बीच में आप खुद ही एम्पावर हो जाएँ, तो फिर उनका जो विकास नहीं होता बल्कि वो भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आर्थिक मुद्दों पर आप उनका साथ दें, उनके लिए संघर्ष करें, लेकिन वोट वो फिर जहाँ पर वो स्पिरिचुअली जहाँ से कनेक्टेड हैं या जहाँ पे वो एम्पावर हो रहे हैं, वो वहीं पर जाएगा और कहीं भी कभी भी एक पॉलिटिकल राजनीतिक ताकत नहीं बन सकता है। एक जिस्ट के रूप में मैं ये कह रहा था, तो हम लोग चरेश्वर जी अगर आप कुछ कहना चाहें तो एक संक्षिप्त में टिप्पणी के साथ हम इसको कार्यक्रम को आज यहीं पे खत्म करते हैं और अगले हफ्ते फिर उसको बात रखेंगे। जी चलो। मेरे ख्याल से अब अगले किस्त के लिए रखना चाहिए, बात सवाल तो है ही सबके सामने, तो अगले किस्त पर आएंगे तो फिर इस पर विशेष बात। जी, तो मैं यही कहूँगा कि इस विषय पे हम लोगों को और भी लोग भागीदार हों अगले हफ्ते और थोड़ी-सी व्यापक चर्चा हो। अभी हम लोग शॉर्ट में इसको बात को रखे हैं, लेकिन इसमें भागीदारी और लोगों की होनी ज़रूरी है और उसमें ठोस रूप से क्या लगता है और ठोस रूप से मैं कहूँ कि लेफ्ट जैसे कि अभी सुरेश जी ने बताया कि 4-5 सीटें वहाँ मिलती थीं, इधर बांदा और इस इलाके में मिलती थीं, आपका जौनपुर और आजमगढ़ का अयोध्या, फैजाबाद में मिलती थी लगातार। तो ये जो इलाके थे, इसको लाल इलाका बोलते थे पूर्वांचल के रेड, तो वो जो स्थितियाँ कहाँ से कहाँ पहुँची हैं, आज वो उस पे विचार करने के लिए भी मुझे लगता है कि वो लोग तैयार नहीं हैं। जबकि स्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें जिसको मैं मेरा ये आकलन है कि मोदी ने वो टैप किया है। इसमें इस बार जो है उन्होंने एक नई टेरिटरी को क्रिएट किया है उसी के बीच से इन सब के बीच में भी ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी है, बहुत मेहनत करी है और उसको टैप किया है जो उनका छूट रहा था और उसमें उनको 2% का और इजाफा मिला है पिछली बार से। वो चीज़ एक बहुत बड़ा वो है जिसको कि अगर आपके पास पॉलिटिकल विज़न हो और आपके पास करने की इच्छा हो या आप मतलब कि बेसिकली इस पॉलिटिकल सेटअप को चेंज करने का अगर आपके पास मादा हो, इच्छा हो, तो वो उस विज़न के साथ उनको आप उसको ला सकते हैं और एक बहुत बड़ा सेक्शन आपके साथ आ सकता है। इन इन सब के बावजूद भी कि वहाँ पे जातियों और धार्मिक स्तर पर गोलबंदियाँ हुई हैं। क्योंकि धार्मिक भी स्तर पर जो हुई हैं उनकी टूटन हुई है और मैं कुछ मतलब छीजन हुई, पूरी टूटी नहीं है बिल्कुल और जातियों के बीच में भी देखा हमने कि हमने उन बड़े-बड़े महारथियों को जो सपा के साथ शामिल हुए थे, उनकी हार भी हुई है। तो कहीं न कहीं से ये दोनों ही चीज़ें जो हैं उसमें जो है लोगों को लगा है कि कहीं न कहीं हमारे साथ गड़बड़ी हो रही है, बिट्रेयल हो रहा है और उन्होंने जहाँ और जिस जगह जो विकल्प मिला उसमें वो चले गए, इधर-उधर हो गए। लेकिन उसका नतीजा जो है इलेक्टोरल विजय के रूप में कहें तो वो भाजपा के उसके पास दिखा है। हालाँकि 10% के साथ जो है सपा और जो है विपक्ष को जो है बढ़ोतरी मिली है, उसको अब तक के ऐतिहासिक सबसे अधिक वोट मिले हैं। तो लेकिन नतीजा अल्टीमेटली वो आपको एक बार फिर से विपक्ष में बैठने के लिए और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। गाज़ियाबाद में अभी एक जो है छोटी सभा में वो धमका रहे थे कि लाउड स्पीकर लगे हैं, तुमने 3 महीने तक जो है बहुत बकवास की है और अगर नहीं हटाए तो हम यहीं पर जो है इसको उतरवा देंगे और मतलब ये इस तरह की चीज़ें भी शुरू हुई हैं। ये था वाहिनी की ओर से। मतलब ये इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, मैं एक वीडियो देख रहा था, वो शायद योगी की जो वाहिनी है, उसके लोग थे
और उनको कोई बोलने वाला, टोकने वाला नहीं है। हालाँकि ऊपर से भाजपा को ने अपने काफ़ी डरी थी और उसने अपने को रीएडजस्ट किया और वो उसकी समझदारी है या आक्रामकता है, उनकी तैयारी है, उससे पीछे हम लोग कोसों दूर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज की बातचीत को ख़त्म करते हैं। आप सभी आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम स्टडी सर्कल पाठशाला क्लब हाउस में आज की ये बातचीत कर रहे थे और आगे की जो है अगले संडे भी 6 बजे रखेंगे जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली, और वो थोड़ा लंबी होगी। इसमें हम लोग उन अल्टरनेटिव के बारे में बात करेंगे। आप सभी आए, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।